बल्कि उन्हें इससे भी ज़्यादा दिमागी बीमारियां लाहक हैं जो बहुत जल्द ठीक नहीं होने। तुम्हें जिन गलतियों की वजह से तुम वजूद में आए हो और जिस मकाम पे हो, सबको मालूम हो चुका है ये शख्स एहसान का बदला गाली और बोहतान तराशी से देगा। बल्कि ये खुद जनरल बाजवा की सबसे बड़ी गलती थी। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को क्या पैगाम पहुंचाया? क्या इमरान खान गिरफ्तारी के डर से कहीं हिजरत करने लगे? तो इस केस में भी उन्हें कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार के खेल में साजिशें, नवाजिशें, धोखे, चालाकियाँ, खुफिया मुलाकातें और वादे वहीद अपने उरूज पर हैं। अगले सेटअप के लिए सियासी शतरंज बिछाई जा रही है और ऐसे में नए ग्रुप, पार्टीज और आज़ाद घोड़े अपने अपने मुस्तकबिल का तयन और अपनी सिमतें मुतय्यन कर रहे हैं और खुफिया मुलाकातें बहुत बड़े बड़े सरप्राइज की पेशन गोई कर रही हैं। दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्तों में तब्दील होने वाले हैं। इमरान खान के बयानात और यू टर्न्स की सियासत से अब यह मालूम हो रहा है कि वह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार ही नहीं, बल्कि उन्हें इससे भी ज़्यादा दिमागी बीमारियां लाहक हैं जो बहुत जल्द ठीक नहीं होने वाली। उन्होंने अपनी सियासत का गला अपने हाथों घूंटा है और अब इसकी मैयत के गिर्द बैठकर रो पीट रहे हैं, बैन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि अब इनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई इनके सर पे हाथ रखने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको मालूम हो चुका है ये शख्स एहसान का बदला गाली और बोहतान तराशी से देगा। जो शख्स कुछ दिन पहले तक एक टॉक शो में यह कहकर उठा था कि मैं जनरल बाजवा को आइंदा इलेक्शन तक तौसीह देने के लिए तैयार हूं, जो बंदा इस पर बूट की चादर रखने के बदले ताहयात एक्सटेंशन तक देने को राजी था, वो आजकल बाजवा फोबिया में मुब्तला हो गया। उसे हर साजिश, हर सियासी चाल, हर दाव पेच में जनरल बाजवा नजर आ रहे हैं। वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि जनरल बाजवा ने उसे वज़ीर आज़म का टाइटल दिया, उसे हुकूमत करने का तजुर्बा दिलवाया, उसकी मुश्किलात के सामने अपने इदारे को दीवार बनाने का रिस्क लिया, उससे पाला पोसा, पैम्पर बदलवा के इक़्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया और ये कहता है जनरल बाजवा पे भरोसा करना सबसे बड़ी गलती थी। बल्कि ये खुद जनरल बाजवा की सबसे बड़ी गलती थी और इसने दीगर पाकिस्तानियों की तरह तुम्हें पाकिस्तान की उम्मीद समझा। गलत काम करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, फ़ायदे उठाते हो, फिर बेशर्मी का लिबादा ओढ़ कर मासूम बन जाते हो। दिफा करने से कुछ नहीं होता, गलती कह के मट्टी डाल देते हो। इससे पहले नवाज शरीफ को बाहर भेजना सबसे बड़ी गलती थी। मुशर्रफ का साथ देना भी किसी दूसरे में गलती ठहरी। जनरल बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन कबूल कर लेते 2028 में दूसरी एक्सटेंशन सबसे बड़ी गलती ठहराता। लेकिन मैं बताऊँ असल गलतियाँ थी क्या? जनरल मुशर्रफ का तुम्हें असेंबली में लाना, 2013 में वो 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें दिलवाना गलती थी। तुम्हारे धरने को सपोर्ट करना 2014 में सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाना सबसे बड़ी गलती थी। चीना जब्डी के अराकीन असेंबली तुम्हें दे के तुम्हारी हुकूमत बनवाना ही सबसे बड़ी गलती थी। और तुम्हें जिन गलतियों की वजह से तुम वजूद में आए हो और जिस मकाम पे हो, हकीकत यह है कि तुम गलतियों की पैदावार हो और अब हमदर्दियाँ समेटने के लिए ड्रामे कर रहे हो। बहरहाल ये खेल चलता रहेगा, क्योंकि इस खेल का असूल है कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये खेल कहाँ जाकर ख़त्म होगा और अपना आखिरी दम लेगा। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को क्या पैगाम पहुंचाया? और क्या इमरान खान गिरफ्तारी के डर से कहीं हिजरत करने लगे हैं? चौधरी बरादरान क्या खिचड़ी पका रहे हैं? आज सब पर इस वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर लें। कहते हैं ना, खुदा गंजे को कभी नाखून ना दे, वरना वो अपना ही सर खुरच खुरच के ज़ख्मी कर देता है। इमरान खान भी जब साहिब इख्तियार हुए तो उन्होंने अपने साथियों से मिलकर इस मुल्क को नोच डाला, उसे ज़ख्मी कर दिया, भंबोड़ा, उसको ऐसे पुल पर लाके खड़ा किया जो दोनों अतराफ से टूटा हुआ, और जब हम नीचे देखते हैं तो नीचे गहरा पानी। इमरान खान को खुद भी पता है कि उन्होंने इस मुल्क और इसके अवाम के साथ क्या सलूक किया, इसलिए वो आजकल अपने अंजाम से बहुत डरे हुए हैं। वो अपनी सारी किश्तियाँ तो जला चुके हैं, अब उनकी आखिरी चाल यानी असेंबलियाँ तहलील करने वाले गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। अब 2 रास्ते बचे हैं। एक रास्ता तो यह है कि वो अपने ही बनाए गए वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद का वोट लेने का कह दें, और इसकी बड़ी वजूहत हमारे सामने है, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई के होते हुए वज़ीराबाद हमले की FIR भी नहीं हुई। परवेज़ लाई के होते हुए इमरान खान को ना सिर्फ पिंडी में उनकी मनपसंद जगह पर हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं मिली, बल्कि इनके जलसे को धरने में बदलने का ख्वाब भी मलिया मेट हो गया। जनरल बाजवा और इदारों के खिलाफ मुहिम पर चौधरी परवेज़ लाई और इमरान खान में वाज़ेह इख्तिलाफ़ात तो मौजूद थे, इसलिए जन्म जन्म का साथ निभाने वाले तो चौधरी इमरान खान के किसी जलसे में नज़र नहीं आए। बहरहाल परवेज़ लाई के होते हुए इमरान खान के करीबी लोगों को एक ढेला तरक्याती फ़ंड ना मिला, जबकि चौधरियों ने अपने इर्द गिर्द लोगों में अरबों रुपए बांट दिए।
उस्मान बुज़दार के मामले में भी चौधरी परवेज लाई का दो टोक मौक़िफ़ है कि उस्मान बुज़दार ने 4 साल पंजाब का बेड़ा गर्क किया। चौधरी परवेज लाई ने इमरान खान का असेंबलियाँ तहलील करने का बयानिया भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सिर्फ परवेज लाई की रुकावट की वजह से इमरान खान KPK की असेंबली भी तहलील नहीं कर पाए, क्योंकि KPK असेंबली में इंतखाबात करवाना ज़्यादा आसान है। इमरान खान नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी अदम एतमाद लाने की उम्मीद नहीं बांध सकते, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को जब पंजाब बचाओ मिशन दिया गया था अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि चौधरी परवेज लाई ने चौधरी शुजात हुसैन के ज़रिए आसिफ अली जरदारी को ये पैगाम भिजवाया कि मैं असेंबलीज किसी सूरत भी तहलील नहीं करूंगा, और नवाज शरीफ भी इस बात से आगाह। तो चंद दिन पहले खुफिया मुलाकात की खबरें आ रही हैं, जिसमें चौधरी बरादरान ने मुस्तकबिल का सियासी प्लान बना लिया। जब तक जोर चलेगा विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे, और अगर एक तरफ खेलना पड़ा तो इसका फैसला भी हो चुका। उससे भी एक बड़ी वजह यह है कि काफ लीग अंदर ही अंदर से तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान भी तोड़ चुकी है, जो अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की टिकट नहीं देंगे। इसलिए अब इमरान खान स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए परवेज लाई को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, मगर इनका यह कार्ड भी किसी काम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस तरह कोई सियासी चाल चली, जमान पाक के अतराफ पहरा देने वाली फोर्स ही उन्हें किसी केस में गिरफ्तार कर लेगी। इनके पास एक दूसरा बड़ा ऑप्शन भी है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, वो ये है कि इमरान खान पंजाब को ही खैराबाद कह दें और तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर लें। वो दूसरी जगह बनी गाला नहीं है, बल्कि KPK हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा जाने की वजूहात में सबसे बड़ी अहम वजह तो यह है कि वहाँ का वज़ीर आला यानी महमूद खान सूबे की तरक्की पर ध्यान देने की बजाय ज़्यादा ध्यान ही अपनी वफादारी निभाने में देता है। KPK में इमरान खान को गिरफ्तारी का डर भी नहीं, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान के केसेज अब मंतकी अंजाम को पहुँचने वाले। साइफर केस में FIA ने उनको तलब कर रखा है। ममनुआ फंडिंग केस में भी उनके खिलाफ आ रहा है फैसला। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने पर भी तहरीक इंसाफ का ही नाम आया, और इसमें भी उनको तलब किया जा सकता है। तोशा खाना में तो वो नाअहल हो चुकी है और इनका केस ट्रायल कोर्ट में पहले चल रहा है, और इस केस में भी उन्हें कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है। और इसी केस में इमरान खान पार्टी चेयरमैनशिप से भी हाथ धो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिस भेज दिया। 13 दिसंबर को इस केस की बाकायदा समाअत होगी। कानूनी तौर पर नाअहल होने के बाद किसी सियासी जमात के चेयरमैन तो रह नहीं सकते, इसलिए अब इस केस से भी इमरान खान के लिए कोई खास अच्छी खबर नहीं है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान KPK कूच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर महमूद खान इनके प्रोटोकॉल ऑफिसर वो खुद मौजूद है। वहाँ पर वो सरकारी हेलीकॉप्टर पर सैरे भी कर सकते हैं। वहाँ KPK की पुलिस उन्हें गिरफ्तारी से भी बचा सकती है। वहाँ वो बीमार होने का बहाना बना के अदालती पेशियों से भी गायब हो सकते हैं। वहाँ वो अपने मनपसंद यूट्यूबर्स को बुला के अपनी मर्जी की सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू कर सकते हैं। एक बार पहले भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वो KPK में छुप चुके हैं, और इस वक्त भी उन्हें गिरफ्तारी का खदशा था। लेकिन इस बार एक बात का फ़र्क है, और इस वक्त वो पेशावर में फैज़ याब थे। उस वक्त इमरान खान के सियासी पेशवा उनकी हर किस्म की रहनुमाई करते थे, लेकिन अब वो फैज़ फैक्टर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इसलिए अब इमरान खान को अपनी रहनुमाई खुद करनी होगी। फैज़ फैक्टर ख़त्म होने का नतीजा तो आपने देख लिया कि आज एक हफ़्ता गुजर चुका है, और तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पर चलाने के लिए कोई प्रोपेगेंडा तक नहीं मिल रहा। सिर्फ दिल को खुश रखने के लिए फजूल सी चीज़ें सर्कुलेट करवाई जा रही हैं कि जनरल बाजवा अमेरिका या बेल्जियम चले गए। हालांकि जनरल बाजवा ने तो कल ही पिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट देखा। इनकी कुछ सहाफ़ियों से भी वहाँ मुलाकात हुई, तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। एक और अफवाह भी उड़ाई गई जिसमें कहा गया कि रशिया ने पाकिस्तान को तेल देने से मना कर दिया। उसका मकसद भी ये था कि किसी न किसी तरह मार्केट में इस हुकूमत के खिलाफ बेयकीनी सूरत हाल पैदा की जा सके। यह तासुर जाए कि यह हुकूमत अहल ही नहीं है ये मुल्क चलाने की, लेकिन यह भी सिर्फ अफवाह साबित हुई। राज वज़ीर पेट्रोलियम ने खबर सुना दी कि रशिया पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, और ये रिफाइंड डीजल और पेट्रोल होगा, और इसी कीमत पर दिया जाएगा जिस कीमत पर रूस भारत और दूसरे ममालिक को दे रहा है। तो रूस से गंदम भी इंपोर्ट की जा रही है। ईरान ने भी LPG देने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, वो भी अगले एक हफ्ते में पहुंच जाएगी। इस तरह तहरीक इंसाफ के सारे पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कमज़ोर और आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहे हैं। बल्कि इस किस्म की बौखलाई हुई पोजीशन से अब साबित हो रहा है कि जो पहले एक बुलबुला था कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी सिर्फ सोशल मीडिया पर रहेगी, अब वो भी फट चुका, और सोशल मीडिया की कारकर्दगी ने भी इमरान खान को मायूस किया। यह मकाफात अमल है। जिस तरह इमरान खान ने इस कौम को मायूस किया, चोरों को टीम में शामिल किया, सरकारी वसाइल का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपने घर भरे, कौम की उम्मीदों के साथ खेला, अब उन्हीं के किए गए सारे वार उल्टे पड़ रहे हैं। जो बीजोगे वही काटोगे। ये तो कुदरत का कानून है, जिसे ना मैं झुटला सकता ना इमरान खान। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।
आखिर कब तक तुम्हारी गलतियों का टोकरा ये कौम अपने सर पर उठा के उसकी सजा भुगते है। परवेज इलाही ने दस्तखत शुदा असम्बली दी है तो इमरान खान ने कहा कि बात समझ आए ना, एक तरफ अहले इक़्तिदार के पाँव पड़ रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि मुझसे बात करें, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा एक्सटेंशन देने की पेशकश क्यों की। एक दूसरे के गिरबान फाड़ कर मुल्क नहीं चलता है। नवाज शरीफ अब खुद को मुल्क की सियासत से दूर नहीं रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। बचपन और जवानी में जब बच्चे गलतियां करें तो माँ बाप के साथ साथ मोहल्लेदार और रिश्तेदार भी उसे दरगुजर करके आगे बढ़ जाते हैं। मगर जब अभी 70 साल का बूढ़ा बुज़ुर्ग ख़ुद को दाना कहने वाला, दुनिया भर के कल्चर, सकाफत, तहजीब और तारीख़ को जानने का दावा करने वाला, ख़ुद को लीडर कहने वाला शख्स गलती करे और फिर गलती पर गलती करता चला जाए और इसकी गलतियों से नुकसान किसी फ़र्द का नहीं बल्कि कौम और मुल्क का हो रहा हो, तो इस शख्स को यही कहा जाएगा कि भाई आखिर कब तक तुम्हारी गलतियों का टोकरा ये कौम अपने सर पर उठा के उसकी सजा भुगते है। खुद को महात्मा साबित करने वाले इमरान खान के यू टर्न लेने की मुद्दत कम से कम ही होती जा रही है। पहले महीनों में यू टर्न लेते थे, फिर हफ्तों पर आए, मगर अब तो चंद घंटों में बयान बदल लेते हैं और उनके फॉलोअर्स तहरीक इंसाफ के खुशामदी इसको डिफेंड करने लगते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू की मिसाल लीजिए कि जनाब किबला महात्मा इमरान खान साहब ने अपनी गलतियों का तस्करा फरमाया और साथ ही साथ हुकूमत वक्त से तरले और मिन्नतें भी की कि हजूर कुछ तो मेरी सियासत का पास रखें, मुझे कहीं तो मुँह दिखाने के काबिल छोड़ें। इमरान खान का कहना है कि अगर हुकूमत मार्च के आखिर तक इलेक्शन करवाने पर तैयार है तो हम अभी असम्बलियाँ नहीं तोड़ते। हालांकि इमरान खान उससे कबल असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और इंतखाबात इससे कबल वो नवंबर से भी पहले चाहते थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बयान बदल रहा है, वो हाथ जोड़े गुजारिशात भी बढ़ रही हैं। इमरान खान ने कहा हम मार्च से आगे नहीं जाने लगे। अगर उन्होंने नहीं माना तो इसी माह असम्बलियाँ तहलील कर देनी है। फैसला करने में उनको कितनी देर लगनी है, ये हाँ करेंगे या ना, हमारा तो फैसला हो गया है। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि गेम अब जरदारी के हाथ में नहीं, परवेज इलाही हमारे साथ खड़े। परवेज इलाही ने पूरा अख्तियार दिया है कि जब चाहूँ असम्बलियाँ तहलील हो जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या परवेज इलाही ने दस्तखत शुदा असम्बली दी है तो इमरान खान ने कहा कि बस समझ आए ना, परवेज इलाही ने अख्तियार दे दिया। 4-5 दिनों में KPK और पंजाब में अपने लोगों से मिल रहा हूँ और देखते हैं कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। एक तरफ अहले इक़्तिदार के पाँव पड़ रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि मुझसे बात करें, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ, वहीं एक मुनाफिक आदमी की तरह उस शख्स पर बोतानबाजी कर रहे हैं जो अब मसले इक़्तिदार पर बराजमान नहीं है। इमरान खान ने एक बार फिर जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ामात लगाए हैं। इमरान खान ने कहा कि 3.5 साल हुकूमत में रहा, मुझे इल्म है ये कैसे ऑपरेट करते हैं। हो सकता है कि मुनस इलाही को कहा गया हो कि PTI की तरफ जाओ, काफ लीग में दूसरे को भी कहा गया होगा कि नून लीग में चले जाओ। हमारे अपने लोगों को किसी को कुछ पैगाम और किसी को कुछ पैगाम जा रहा था। जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली, कभी किसी को कुछ कहें कभी किसी को कुछ, अजीब रवैया था। आखिर में हुआ क्या, फायदा तो नहीं हुआ, बेनकाब हो गए। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, ये इमरान खान साहब कहते हैं। तभी सोचता था कि फ़ौज में किसी को तौसीह नहीं मिलनी चाहिए, मगर हालात ऐसे बना दिए गए थे तौसीह के लिए, जिस तरह नून लीग और दीगर ने वोट डाले। इसके बाद मुझे लगा कि उन्होंने नून लीग से भी बातचीत शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में उन्होंने नून लीग को भी कोई यकीन दहानी कराई हो। जनरल फैज़ को हटाया गया, तब क्लियर हो गया कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया मुझे हटाने का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, मेरी वालदा कहती थी कि मैं बड़ा ही सीधा हूँ, हर किसी पर भरोसा कर लेता हूँ। मैं सारी ज़िंदगी माँ को कहता रहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी दुनिया करती है मैं तो कामयाब हो जाता हूँ। मैं लोगों पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि दिलेर आदमी किसी पर शक नहीं करता। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा के साथ गुजारे 3.5 साल में पहली बार लगा कि भरोसा करना कितनी बड़ी कमज़ोरी है। जो जनरल बाजवा कहते मैं इसका भरोसा कर लेता था। मैं कहता था हम दोनों मुल्क के लिए हैं, हमारा मकसद एक है, मुल्क को बचाना है। मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह झूठ बोला गया, धोखे दिए गए। आखिरी दिनों में भी पता था और IB से रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है।
इमरान खान ने कहा कि IB वाले बेचारे को क्या निकालेंगे, वो भी डर डर के कहता था, तहरीरी नहीं ज़बानी आकर बताता था। इमरान खान बैक वक्त मासूमियत, दानाई, बेचारगी, लीडरी कार्ड खेल रहे हैं, जहां खुद को सीधा बताकर गलतियों का भी एतराफ़ कर रहे हैं और लीडर बताकर हकीकी आज़ादी के नारे भी मारते हैं। इमरान खान की गलतियों के बयानात की तो एक लिस्ट है जिसको याद कर लेना चाहिए। बाजवा को एक्सटेंशन देना सबसे बड़ी गलती थी। काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना गलती थी। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना बहुत बड़ी गलती थी। यूक्रेन जंग के दौरान रूस जाना बड़ी गलती थी। MKM का वज़ीर कानून लगाना मेरी गलती थी। सुल्तान सिकंदर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना मेरी गलती थी। IMF के पास देर से जाना मेरी गलती थी। जनरल बाजवा डबल गेम खेलता रहा, इस पर एतमाद करना मेरी गलती थी। इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाना बहुत बड़ी गलती थी। सवाल ये नहीं, ये सब आपकी गलती थी खान साहब। सवाल ये है कि कोई काम बग़ैर गलती के भी सरअंजाम दिया है आपने। आज जिस जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को आप गलती करार दे रहे हैं, अभी कुछ हफ्ते कबल तक तो आप हुकूमत को मशवरा दे रहे थे कि इनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाएं और इनके होते ही इलेक्शन करवाएं। यहाँ तक कि आपने तो जनरल बाजवा को अपनी हुकूमत बचाने की खातिर ये तक कह दिया कि आप ताहयात आर्मी चीफ बन जाए और मुझे वज़ीर आज़म रहने दें। इसी पर वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इमरान खान की क्लास ली है। साद रफ़ीक ने इमरान खान से सवाल किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा एक्सटेंशन देने की पेशकश क्यों की। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साद रफ़ीक का कहना था, आप 2 सूबों की हुकूमत को चला कर दिखाएँ, एक दूसरे के गिरबान फाड़ कर मुल्क नहीं चलता है। इन्हें किस चीज़ की जल्दी है, उन्होंने कौन सी आग बुझानी है, उन्होंने तो अभी देखा ही कुछ नहीं, हमने बहुत भुगता है। साद रफ़ीक का कहना था कि इमरान खान के बकौल नून लीग की हुकूमत तो सिर्फ 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, अवाम जिसकी कारकर्दगी देखेंगे उसे वोट देंगे। इसका एक अंदाज़ा हमें कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात से भी हो गया, जहाँ में PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा के दिनों में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफ़ों के पुल बांधते नज़र आते थे। एक मौके पर उन्होंने यानी इमरान खान ने कहा था कि न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी शख्सियत के मालिक हैं बाजवा साहब। इमरान खान कभी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दाद देते तो कभी खराज तहसीन पेश करते। यही नहीं बल्कि इमरान खान उनकी फ़हम व फरासत और कायदाना सलाहियतों का दम भरते नहीं थकते थे। एक मौके पर इमरान खान ने कहा था कि एक इस्टेब्लिशमेंट ज़िया की थी, एक मुशर्रफ की और एक इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा की है। जनरल बाजवा पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। इमरान खान आज भी जिस इत्तेहादी और इत्तेहादी जमात का दम भरते हैं, वो ही इन्हें बेनकाब करने पर तुली हुई है। मुस्लिम लीग काफ और परवेज़ इलाही ने एक बार फिर जनरल बाजवा को लेकर इमरान खान के बयानात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने भी इंकशाफ किया है कि नून लीग की तरफ जाते जाते अल्लाह ने रास्ता तब्दील किया और रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने जनरल बाजवा को भेज दिया। गुज़श्ता दिनों एक TV चैनल के इंटरव्यू में इमरान खान के इत्तेहादी और काफ लीग के रहनुमा मूनुस इलाही ने दावा किया था कि जनरल बाजवा ने PTI को सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने तो तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी उन्हें यानी मूनुस इलाही से कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएँ। अब मूनुस इलाही के वालिद परवेज़ इलाही ने भी तस्दीक कर दी है और निजी TV को इंटरव्यू में बताया कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा था, आपका और आपके दोस्तों का इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है। हालिया इंटरव्यू के बाद वज़ीर आज़म ने भी रद्द अमल का इजहार किया। अपनी ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ हमलों के सिलसिले में ताज़ा तरीन है। उन्होंने कहा कि इनकी सियासत का मकसद अपने इक़्तिदार के लिए रास्ता बनाना है, चाहे इसके लिए मुल्की बुनियादें कमज़ोर हो जाएँ। दूसरी जानिब इमरान खान जो जल्द इंतखाबात का रोना रो रहे हैं, इस पर कारी ज़र बिलावल भुट्टो ने लगा दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की ज़रूरत नहीं है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मामला एक सियासी एजेंडा है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि जमहूरियत की बका और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है कि
कि मौजूदा असम्बली अपनी मदद पूरी करे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में पूरे मुल्क से नुमाइंदगी है। तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर मसाइल के हल के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, गुज़श्ता हुकूमत के खात्मे से मुतालिक अमरीका पर आयद इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान के अमरीका पर इल्ज़ामात सिर्फ सियासी मकासद के लिए हैं। इमरान खान एक नए सियासी फार्मूले में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तानी सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नवाज शरीफ भी शायद जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने बताया है कि पार्टी कायद मियाँ नवाज शरीफ का आइंदा इंतखाबात से कबल वतन वापसी का प्रोग्राम पहले ही तय हो चुका है, जबकि नई पेशरफ्त के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी को हिदायत की है कि अगर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने पंजाब और KP असम्बलियाँ तहलील कर दी तो वहाँ आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर नए इंतखाबात करवा दिए जाएँ और इन सूबाई इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम भी वो खुद आकर चलाएँगे। ज़राए के मुताबिक इस सूरत हाल में नवाज शरीफ किसी भी वक्त वतन लौट सकते हैं। नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में अपने वकला से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। इनकी आमद के फौरी बाद अदालतों में इनकी सज़ाओं पर ज़ेर समाअत नज़र सानी की अपीलों की पैरवी शुरू कर दी जाएगी। शरीफ फैमिली के इंतहाई करीब समझे जाने वाले इन ज़राए के मुताबिक आला सतह पर यह फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ अब खुद को मुल्की सियासत से दूर नहीं रखेंगे और बराह रास्त अपनी पार्टी और हामियों की अगले इलेक्शन में रहनुमाई करें। इन ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली केस अब कमज़ोर पड़ चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसल वापडा की ताहयात नाअहली के खात्मे के फैसले ने मुस्लिम लीग के कायद की कौमी सियासत में वापसी की राह में रुकावट दूर कर दी। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दहशतगर्दी ने अपने पंजे इस मुल्क में गाड़ना शुरू कर दिए। हम बड़ी मेहनतों से इस मुश्किल वक्त को गुजार के यहाँ पे पहुंचे हैं। इंसानी हकूक की पामाली हो, चाहे वहाँ के रोजगार के मसाइल हों, सारी चीज़ों में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे। उसके बाद उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? TTP के जरिए दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। रब्बानी खैर उन्होंने हाल ही में जो है वो काबुल का दौरा भी किया। एक आध दौरों से कहीं चीज़ें बेहतर नहीं होती है। हाँ, बर्फ पिघलनी शुरू ज़रूर होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक CM बलूचिस्तान अलाउद्दीन मरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मरी साहब, हमने अपनी कई वीडियोस में बात की कि बलूचिस्तान में जो है वो बहुत से मौक़े हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा जो है वो मौक़े मौजूद हैं जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो सुधरने में नहीं आते, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। बाई चांस ऐसा है कि जब भी हम बलूचिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, हमने इवन जब वीडियोज़ भी की तो उसके बाद कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जो है वो ज़रूर हो जाता है जिससे बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पर जो है वो सवाल उठना शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में कोयटा में जो है वो एक इंसिडेंट हुआ, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जब अगर इसी तरह से वक्तन फ़वक्तन सिक्योरिटी की सूरत हाल पे सवाल उठते रहेंगे तो कोई इन्वेस्टर या कोई बिजनेसमैन जो है वो वहाँ जाके किस तरह से जो है वो अपना बिजनेस बढ़ाने की बात कर सकता है या वहाँ जाके क्यों पर इन्वेस्टमेंट करेगा? बड़े इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आज आपने प्रोग्राम शुरू किया है। देखिए, ये बहुत ही एक दिलखराश वाक़या हुआ है अभी 2 दिन पहले ही कोयटा में। हमें इस बात को एक लार्जर तस्वीर के पैराए में देखने की सख्त ज़रूरत है। देखिए, जब से ये हुकूमत आई है अदम एतमाद के नतीजे में, आप मुझे बताएं कि इकॉनमी के ऊपर तो इनकी ग्रिप है या नहीं है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आपने आज तक इस 5, 6, 7 महीने में कोई एक मीटिंग आपने देखी है जो कौमी सलामती के ऊपर हुई है? हमारे पास अभी तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। उनको तो अपनी सियासत बचाने की फिक्र पड़ी हुई है, वो मुल्की सिक्योरिटी पे क्या बात करेंगे? बात दरअसल ये है कि देखिए, इकोनॉमी के ऊपर कंप्रोमाइज हो सकता है क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए अच्छे दिनों के लिए कि जो इन्वेस्टमेंट की सूरत में CPEC हो, चाहे एक रिफाइनरी जो सऊदीया लगानी चाह रही है,
अगर इस तरह के 2-4 प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी की हालत तो बेहतर हो सकती है। लेकिन जो सूरत हाल दहशतगर्दी के हवाले से मुल्क में फैलती जा रही है, खुदा न ख्वास्ता अगर इसने अपने पंजे मुल्क के ऊपर अपने गाड़ना शुरू कर दिए। देखें पिछले दिनों रद्द फसाद आप देखें, ये बहुत सारे ऑपरेशंस जो पिछले दिनों में पिछले सालों में हुई हैं, ये इसमें 70,000 के करीब हमारी शहादतें हैं, जिसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आम आवाम, पुलिस, मुख्तलिफ इदारे इसमें इन्वॉल्व, उनकी कुर्बानियाँ रही हैं। उसके बाद हमें ये नसीब हुआ है ये अमन, जिसको हम किसी भी कीमत में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं इस मुल्क को। देखें बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कोई भी वाक़या हो जाता है, आपको उसके बदले में क्या नज़र आता है? 2-4 बयानात मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, सूबाई हुकूमतें, वज़ीर आला, गवर्नर कंडोलेंस के बयानात देते हैं कि जी भरपूर मजम्मत की जाती है इस बात की, और शोदा को जो है ना उनके जनाजों में जाया जाता है, बस इतना करके उस बात को ख़त्म किया जाता है। देखिए जहाँ भी दुनिया में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं उसके ऊपर कौमें बैठ के, हुकूमतें बैठ के एक कौमी सलामती के इश्यूज़ के ऊपर यकजा होती हैं। तमाम सियासी पार्टियों को बुला करके ऑन बोर्ड किया जाता है। आपके खित्ते में आप जहाँ पे आपका मुल्क वाक़िया है वहाँ के नेबरिंग कंट्रीज़ में हालात किस तरीके से चलते रहे हैं पिछले सालों में। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान आपके सामने है, अमेरिका का इनखला हुआ है, वहाँ से तालिबान की नई हुकूमत आई है, आप उनके साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं, आप उनको कैसे लेकर चल रहे हैं, आपके पास पॉलिसी। देखिए इंडिया को तो हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसके साथ तो ना हमारे हालात पहले ठीक रहे हैं, ना आगे हमें उम्मीद है कि उनके साथ हम बेहतर होंगे। लेकिन जो ईरान है, जो अफगानिस्तान है, इसके बारे में तो हमें अपनी पॉलिसीज ज़रा देख भाल के, समझ बूझ के, बैठ करके तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम दिफाई इदारों को मिल बैठ के एक अच्छी सी पॉलिसी, एक उस ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब देनी चाहिए, जिसके उसमें नताइज के तहत हमें जो है ना पाकिस्तान में एक अमन की ख्वाहिश करनी चाहिए। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली कोई ये विल सियासी हालात में तो नहीं दिखती है। देखें ऑब्वियसली सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनका तो काम ही यही है, वो तो करते हैं, वो तो अपनी शहादतें भी दे रहे हैं, वो तो अपने जानों के नजराने भी दे रहे हैं, और उसके बाद उनको सियासी क़यादतों की तरफ से क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ये एक बड़ा अलमिया इस मुल्क का रहा है। देखिए मुझे तो इस मामले के ऊपर बड़े सीरियस एक जामा एक पॉलिसी की सख्त ज़रूरत नज़र आ रही है मुल्क में, जिस पे ये बैठ के एक बेहतरीन अफगानिस्तान के हवाले से और ईरान के स्पेशली हवाले से एक बेहतरीन पॉलिसी बनाने की सख्त ज़रूरत है मुल्क को। सर आपने ईरान और अफ़गानिस्तान की बात की, अगर अफ़गानिस्तान की बात कर लें तो अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो मामलात को बेहतर करने के लिए और वहाँ से जो हमारे मुल्क में वो मनफी अनासर जो है वो आके इंटरप्शन करते हैं और हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ से बचाव के लिए जो है वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर जो है वो बाड़ लगाई गई थी, और वो सारी जो खारदार तारें और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स पेयर का पैसा भी लगा था। लेकिन आजकल हम सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं कि जो उन तारों को काटा जा रहा है, उनको जो है वो हटाया जा रहा है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, और वो उनका जो दिल करता है वो कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती रही तो इतना, एक तो पैसा जो ज़ाया हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब होगी वो और ज़्यादा जो है वो मुल्क को मनफी तरफ जो है वो धकेलेगी। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले तो इनिशियली यहीं से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत एक सीरियस इशू है, इसके ऊपर मिल बैठ के बात करने की ज़रूरत है। देखिए अफ़गानिस्तान के बारे में गुज़श्ता 30-40 सालों से जो हमारी पॉलिसी रही है, चाहे वहाँ पे इंसर्जेंसीज रहे हैं, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट रही है, नेटो की फोर्सेस वहाँ पे आई हैं, हमने किस किस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया, चाहे अभी वो तालिबान की रजीम है। देखिए पूरी दुनिया में उनकी बात करने वाला कोई भी नहीं है। आज पाकिस्तान ही है कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे जा कर के इस मुद्दे को, अफगानिस्तान के मुद्दे को हाईलाइट कर रही है, चाहे वहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली हो, चाहे वहाँ के रोज़गार के मसाइल हों, जहाँ उनको रिकग्नाइज़ करने की बात हो रही है, वहाँ उन सारी चीज़ों में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे। अब आप मुझे बताएं कि उसके बाद उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। वो हमें ये मुख्तलिफ चीज़ें हम सुनने को देखते हैं कि पाकिस्तान अपने मामलात को संभाले, हमें वो हमारी फ़िक्र करनी छोड़ दे। ये आपकी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी आपकी ये है, ये आपकी अफ़गानिस्तान के बारे में आपके हैं कि आप उनके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाते फिर रहे हैं, आप उनको एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए ख्वाह हैं, आप उनको एक अच्छे हमसाये के तरीके से डील कर रहे हैं, और वो आपके बाड़ को तोड़ रहे हैं, वो आपके अंदर
टीटीपी के ज़रिए दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी भी हवाले से मैं इल्ज़ाम लगा कर के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन सारे नुक्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ये सारी दहशतगर्दियाँ हो रही हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें मिल बैठ के एक ब्रीफिंग के ज़रिए एक सिक्योरिटी इदारों के साथ मिल बैठ के एक बेहतरीन पॉलिसी के ज़रिए ही बेहतर हो सकती है। आपने पिछले दिनों देखा कि टीटीपी जो पाकिस्तान के तालिबान हैं, उन्होंने सीज़ फायर का भी शुरू में ऐलान किया था, उसके बाद उन्होंने वो ऐलान ख़त्म किया, जिसके बाद ये इंसिडेंट्स होना शुरू हुए हैं। इन सारी चीज़ों को बड़े सीरियस तरीके से देखना चाहिए। इसमें तमाम सियासी पार्टियों को सियासत की बजाय अक्ल व फ़हम के साथ काम लेनी चाहिए। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करनी चाहिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो। देखिए, हमारे लिए हमारे हमसाये मुल्कों में अमन बहुत सख्त ज़रूरत है, चाहे उसमें फॉरेन एलिमेंट्स भी इसी रास्तों से ही हमारे मुल्क में दरअंदाजी। देखिए, अगर इंडिया के लिए एक रास्ता मौजूद है हमारे मुल्क में दरअंदाजी का, तो सिर्फ अफगानिस्तान का रास्ता ही या ईरान का रास्ता ही मौजूद है। तो हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक ऐसे ताल्लुकात भी रखने चाहिए जिसमें दोस्ताना माहौल भी हो और हमारे मफादात को भी वो प्रोटेक्ट करे, हमारे मफादात के हक में हो वो चीज़ें। मरी साहब, आपने खारजा पॉलिसी की बात की, तो अगर आपकी बात को ये आगे लेकर मैं चलूँ तो हमारी जो मशीर है वज़ारत खारजा की हिना रब्बानी खर, उन्होंने हाल ही में जो है वो काबुल का दौरा भी किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत है, इसकी खारजा पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं? और ये हिना रब्बानी खर का जो ख़ास तौर पर दौरा था, उससे आपको क्या लगता है कि उसके बाद कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकेगी, कोई हालात में बेहतरी आएगी, या ये इसी तरह से मामला चलता रहेगा जैसे पिछले कई सालों से चल रहा है? देखिए, आपको इस चीज़ को बड़े गहराई से देखने की ज़रूरत है। एक आध दौरों से कहीं चीज़ें बेहतर नहीं होती है। हाँ, बर्फ़ पिघलनी शुरू ज़रूर होती है। दौरे होने चाहिए, उनके वफ़ूद को यहाँ पे आना चाहिए, हमारे वफ़ूद को बार-बार जाना चाहिए। बल्कि मैं तो फेडरल सतह के हवाले से छोड़ करके सूबों के हवाले से भी चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नर केपीके, गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर केपीके भी वहाँ के जो नेबरिंग सूबे हैं वहाँ को विज़िट करें। फॉरेन पॉलिसी अपनी जगह है। आपको एक बॉर्डर एरियाज़ में भी, जहाँ पे आपके साथ देखें, हमारे साथ तकरीबन 2400 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। तकरीबन 1200 आप लगा लें सूबे बलूचिस्तान और केपीके का। तो उन दोनों के वहाँ पे जो कबाइल मौजूद हैं, उन कबाइल को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। देखें, अगर बाढ़ जहाँ पे सिक्योरिटी दे सकती है आपको, वहाँ के कबाइल जो वहाँ पे आबाद है दोनों तरफ, उनको भी आप ऑन बोर्ड ले करके जो है इन सारी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। हिना रब्बानी खर के दौरे को मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि वो पहली खातून वज़ीर मुमलिकत हैं खारिजा की जिन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है। ये पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है और बड़े पॉजिटिव साइड पे इसको देखा जा रहा है। मैं भी इस पे अच्छे कमेंट्स ही करना चाहूँगा कि इससे काफ़ी इंशाल्लाह बेहतरी आने की उम्मीद है। लेकिन ये एक आध दौरों की बात नहीं है। आपको अपने मुल्क के लिए पॉलिसीज़ मुरतब करने की ज़रूरत है। आपको उसमें जो है ना जामे टॉक्स की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि अब आपके लिए वो ख़तरा तो नहीं है जो पिछले दिनों में मौजूद था, जो नेटो की सप्लाई की सूरत में था, या बहुत सारे और जो पिछले 10, 15, 20 सालों के पॉलिसीज़ थे, उसके हवाले से तो अब हम वो स्टेट नहीं रहे हैं ना। अब तो हम आपके लिए एक वेलफेयर स्टेट का काम कर रहे हैं। हम आपको दुनिया में रिकग्नाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। हम आपकी इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आपकी तरक्की चाहते हैं। हम आपके मुल्क में, अच्छा सबसे बड़ी बात, हम आपके मेज़बान हैं। हम तकरीबन 3.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ को अपने अंदर समा के बैठे हुए हैं। उनकी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, उनके सेहत के इशूज़ को, उनके जान और माल की हिफाजत के लिए अपने वसाइल को सर्व कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को उनको बताने की ज़रूरत है और हाईलाइट करने की ज़रूरत है। एहसान जताने की बात नहीं होती है, लेकिन ये सारे काम है जो पाकिस्तान ने किए हैं, जिनका इनको पाकिस्तान को क्रेडिट मिलना चाहिए। चाहे वो दुनिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने पाकिस्तान को तो तोहफे में दहशतगर्दी मिल रही है। तो यही तो वो पॉलिसीज़ हैं कि जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुंचे हुए हैं। खुदारा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम सियासी क़यादत से ये इल्तमास है कि फौरी तौर पर एक नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग का बंदोबस्त किया जाए, एहतमाम किया जाए, जिसमें सिक्योरिटी इदारों को तमाम जामे ब्रीफिंग्स के साथ ऑन बोर्ड लिया जाए और एक अफ़गानिस्तान के लिए एक नेशनल पॉलिसी तरतीब की जाए जिसमें ईरान भी मौजूद हो,
जिसमें देखें, अब आप रशिया में देख रहे होते हैं, आप चाइना में देख रहे होते हैं कि वो जी सेम मुल्क की 5 मुल्क की कॉन्फ्रेंस बुला करके तालिबान के ऊपर बात करते हैं लोगों को। आपको भी कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, अपने नेबरिंग कंट्रीज को बुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए कि देखें ये सारा सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इस पूरे खित्ते का मसला है। तो जब खित्ते की बात आती है तो उसमें सारे मुल्क इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेकर के आपको अपनी बेहतरीन पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। देखें, आज अगर हम इकोनॉमी के चैलेंजेस से नबर आजमा हैं और निपट रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर दहशतगर्दी ने अपने पंजे इस मुल्क में गाड़ना शुरू कर दिए, हम बड़ी मेहनतों से इस मुश्किल वक्त को गुजार के यहाँ पे पहुंचे हैं, खुदा न खास्ता हम वापस वहाँ पे जाके पहुंचेंगे जहाँ से हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात नई जन्म लेंगी। जी नाज़रीन, तो आपने बात सुनी अलाउद्दीन मरी साहब की, और ये खालिस्तान बलूचिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़ है। क्यों? क्योंकि जो है आपको पता है कि अलाउद्दीन मरी साहब का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से जितनी गहराई के साथ और जितनी संजीदगी के साथ ये बलूचिस्तान की आवाम की आवाज़ को उठा रहे हैं, और जिस तरह से ये बलूचिस्तान के मामला को देखते हैं, उस तरह से कोई बाहर से बैठा हुआ इंसान नहीं देख सकता। तो आपने उनका एनालिसिस सुना कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो कितने बुरे हैं, और उसके लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, हमारी सूबाई हुकूमतों को भी और वफाकी हुकूमतों को भी, क्योंकि अगर मुल्क सिक्योर होगा तो बाकी सारे मामला जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। इसी मैसेज के साथ जो है वो आज के व्लॉग साहब से इजाज़त चाहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। तो उसका तो अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो और वो मुल्क कंट्रोल करके दिखाना चाहता है। बुशरा बेगम की चॉइस थी, बुशरा बेगम की चॉइस को जनरल फैज ने, और मुझे उन्होंने कहा था किसी को बताना ना, वरना लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। वो अभी हाजिर सर्विस एसपी में उनका नाम क्या लूं, वो भी बुशरा बेगम के हाथ से खा रहे थे। मियां साहब गलत बयानी करके, गलत एफिडेविट देके, गलत रिपोर्टें बनवा के पाकिस्तान से बाहर गए थे। ये तीनों जिम्मेदार हैं नवाज शरीफ की गलत रिपोर्ट्स के। नवाज शरीफ आए या ना आए, दोनों सूरतों में उन्होंने कौम से झूठ जरूर बोला है, पहले उसकी माफी मांगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया था कि असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे थे कि उसके ऊपर मुशावरत जारी थी, और मुबश्शिर साहब का तो ये कहना था कि कभी भी खान साहब असेंबलियाँ तहलील नहीं करेंगे। और अब परवेज़ इलाही साहब ने दो टोक अल्फाज में ये बात कह दी है कि मार्च तक तो असेंबलियाँ तहलील हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर खान साहब की टांग में गोली लगी है, तो वो अगले 4 महीने तक चल नहीं सकते, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते। तो वो ये कहते हैं कि जब तक खान साहब अपने पाँव पर खड़े नहीं होते तब तक असेंबलियाँ तहलील नहीं करेंगे। मुबश्शिर साहब क्या कॉमेंट करेंगे? आपकी बात सच साबित हो गई है। अल्लाह का बड़ा करम है, असल में मैं सच्चा नहीं साबित हो रहा, इमरान झूठा साबित हो रहा है बार बार आप लोगों के आगे। और जहां तक टांग पे खड़े होने की बात है, इमरान अपने पैरों पे खड़े ही नहीं, अब खड़े होना पड़ेगा उनको। परवेज इलाही का मतलब ये नहीं है कि उनकी टांग में जख्म है तो उस वजह से नहीं खड़े हो सकते। वो कह रहे हैं अब वो फैज़याब नहीं रहे, अब ना फैज़ है, ना कोई और है, ना पाशा है, ना कोई दिलारा है, तो अब उनको अपने सर पे खुद खड़े होना पड़ेगा। तो अब पता चलेगा आटे दाल का भाव उनको, ठीक है ना। तो इसलिए वो पैरों पे खड़ा होने का मतलब वो वाला मतलब है। लेकिन आपको मैंने कहा था असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, परवेज इलाही ने मार्च का लॉलीपॉप दे दिया। ये मार्च में भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मार्च में आके अब बजट आ जाएगा और कहेंगे अब बजट देना है, बजट से पहले असेंबली कैसे तोड़ दें, ठीक है ना। तो ये तब भी नहीं, पहले वैसे भी मेरा ख्याल, फिर आप देखिएगा आगे पीछे रमज़ान भी आएगा, ये सब कुछ होगा, फिर PSL भी बीच में होना है, तो इतनी एक्टिविटीज़ होनी है कि लोगों का ये इलेक्शन से ज़रा मूड हट जाएगा और इधर उधर हो जाएंगे लोग, फिक्र ना करें आप। सर, लेकिन हमने देखा कि पहले जनरल बाजवा साहब के हवाले से मोनस इलाही ने शटअप कॉल दी, और उसके बाद परवेज इलाही ने ये जो असेंबलियां सारा तोड़ने का प्लान है उसको चौपट कर दिया। ये दोनों ज़ाहिर बड़े कम गो से लोग हैं, इनकी तरफ से ऐसा करना क्या दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है? ऑफ कोर्स पर वे इस वक्त हकीकी वजीर आला जो है पंजाब के, वो तो मोनस इलाही है। परवेज इलाही तो फिगर हेड है, डमी है। अच्छा। वो एंजॉय तो वो कर रहे हैं। तो वो 3 महीने की वजारत आला के लिए उन्होंने अपने घर में लड़ाई की, खानदान में लड़ाई की, अपने अहबाब में लड़ाई की, अपने दोस्तों में लड़ाई की, अपनी पार्टी में लड़ाई की, और बुरे बने सारों के आगे। तो सिर्फ 3 महीने के लिए बने हैं वो, आपका ख्याल है? नहीं जी नहीं, वो पूरे 1 साल के लिए। और उस 1 साल में उन्होंने क्या करना है कि किसी तरह अगर काफ लीग बाय अरेंजमेंट विद PTI अगर उनको 20 से 25 सीटें मिल जाती हैं
तो उनकी तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, और वो एक बड़ा मेजर प्रेशर ग्रुप बन के आ जाएंगे पार्लियामेंट में। तो उनका एम जो है वो अगले इलेक्शन है, और इस तरह की सीट एडजस्टमेंट है। असेंबली तोड़ेंगे, उससे पहले गुजरात डिवीजन नहीं बन सकेगी, उससे पहले जो मंडी बहाउद्दीन में मोनस ने अरबों रुपए का बजट दिया हुआ अपने हल्के के लिए बनाने के लिए, लड़ने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। काफ लीग के अपने पार्लियामेंटेरियंस जिनको अभी उन्होंने वजारतें दी हैं और जिनको अभी बजट्स दिए हैं, वो बजट उनके हाथ में नहीं होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो वो अगले इलेक्शन में कैसे जाएंगे? ऐसे नहीं कर सकते। ये बड़ा, मैंने आपको कहा था, खान ने बोलना था बोल दिया, पता नहीं कोई दवाई खाता है वो आजकल, उसके बाद वो कुछ भी बोल देता है, उसके बाद फिर उसको एहसास होता है कि नहीं नहीं ये तो मुशावरत करनी थी, मुशावरत में एहसास हुआ नहीं। तो अब इसका मतलब है इमरान खान झूठा साबित हो गया ना एक बार फिर, कि जब उसने पिंडी में कहा था कि हम असेंबलियां तहलील कर रहे हैं और हम वो सारे उससे इस्तीफे दे रहे हैं, इसका मतलब है उसका तो अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसका अपने एलाइज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो और वो मुल्क कंट्रोल करके दिखाना चाहता है। खुदा के लिए ग्रो अप। सर, चौधरी परवेज इलाही ने ये भी इंकशाफ किया है कि उस्मान बुज़दार को जनरल फैज और जहांगीर तरीन ने लगवाया, और वो कहते हैं इसी वजह से पंजाब के 4 साल ज़ाया भी हो गए। लेकिन खान साहब तो हमेशा कहते थे कि बुज़दार को लगाना मेरा फैसला है, और मैंने तो ये भी सुना है कि खान साहब ने आपको भी कहा था कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई प्रोग्राम ना करें। मुझे तो 2-3 दफा कहा था, फिर उस्मान बुज़दार को मेरे दफ्तर भी भिजवाया था, 2 दफा वो आए भी थे भाई साहब मुझे मिलने, और बड़ी लंबी मुलाकातें हुई थी। और फिर मैं उनको मिलने के बाद मैंने दोबारा इमरान को फौरन फोन किया, मैंने कहा प्लीज इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये नहीं, मैं तो इससे मिल चुका हूँ, ये डफर है, सिर्फ करप्शन कर सकता है, वैसे डफर है, तो ये पंजाब के लिए कुछ नहीं करेगा। और हकीकी मानों में पंजाब की तारीख में इतना बदतरीन वज़ीर आला हमने नहीं देखा। अच्छा, दूसरा यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन ने कहा था, जहांगीर तरीन बेचारे का तो नाम वैसे ही आ गया बीच में, वो तो उस ग्रुप में ही नहीं था। ये बुशरा बेगम की चॉइस थी, बुशरा बेगम की चॉइस को जनरल फैज़ ने सेकंड किया था। जनरल फैज़ पहले जहांगीर ये उस्मान बुज़दार को नहीं बनाना चाहते थे, वो गालिबन उसको जानते भी नहीं थे पहले, वो बनाना चाहते थे यासिर को। यासिर चकवाल का MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जनरल फैज़ का टोटल वोट उसके ऊपर था। खुद मुझे इमरान खान ने यासिर का नाम बताया था, बनी गाला में अभी हुकूमत बनी नहीं थी, और मुझे उन्होंने कहा था किसी को बताना ना, वरना नई लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी पार्टी में, अभी जब मुझे अनाउंस करने दो। लेकिन यह है कि मैंने सोच लिया, फैसला कर लिया कि यासिर को मैंने जो है वज़ीर आला पंजाब का बनाना है। तो मैं भी नहीं जानता था, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा यासिर है कौन? तो उन्होंने पहली बात मुझे कही, उन्होंने कहा ही इज़ एन एचोसोनियन, ही इज़ अ यंग बॉय, ही इज़ वेरी गुड। तो फिर मैंने उसके मतलब पता किया अपनी टीम से, तो सबने मुझे बताया कि उसके ऊपर कोई पर्चे वर्चे कटे हुए ये वो। तो मैंने दोबारा अगले दिन में बनी गाला किया और मैंने इमरान को बताया, मैंने कहा इमरान अब ये देख लेना कि ये एकदम चीज़ें हिट करेंगी। तो उन्होंने कहा कि ये पर्चा गलत है, और मेरी बात हुई हुई है यासिर से, एंड इट विल बी क्लियर्ड वेरी सून एंड शॉर्टली, और ये पर्चा वर्चा गलत है। उस वक्त मैं मिला भी यासिर को, एंड इंडीड यासिर इज़ अ वेरी वेरी गुड कैंडिडेट फॉर पंजाब CMशिप। आई मीन वेरी गुड यंग मैन, very looks very able, talks sense, a lot of sense। और जनरल फैज़ का उनके लिए वोट था। जब ये बुशरा बेगम ने बुज़दार साहब का इस्तिखारा करके नाम निकाला, तो फैज़ साहब तो उनके हाथ से खा रहे थे टोटल, बल्कि एक और जनरल साहब भी थे, वो अभी हाजिर सर्विस एसटी में, उनका नाम क्या लूँ, वो भी बुशरा बेगम के हाथ से खा रहे थे और ठोंगे मार मार के खा रहे थे। तो बल्कि यहाँ तक कि उस वक्त तो फैज़ साहब ने एक छोटी सी तस्वीर भी अपने हाथ में रख ली थी कि बुशरा बीबी को अच्छी लगेगी। तो यह है कि ये असल में इमरान खान की अपनी चॉइस थी, ये किसी और की चॉइस नहीं थी। बाकी सब उस चॉइस को प्ले अप कर रहे थे, बिकॉज जब वो बनी गाला से आई है तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने खड़ा हो जाए, उसको ना करे। और इसीलिए मैं बुरा बना था, क्योंकि मैंने उस्मान बुज़दार की बुराइयां शुरू की, तो एक्चुअली मैं बनी गाला की बुराइयां शुरू हो गया ना करना। आप ये समझे ना कि आपको अगर मैं अपने साथ अपने प्रोग्राम में लेके आया हूँ, आप कोई मुझे ये कहता है कि माविश अच्छा नहीं है, माविश अच्छा नहीं है, या काम नहीं कर रही, तो एक्चुअली तो वो मेरी बुराई कर रहा है, वो तो मुझे कह रहा है। दिस इज हाउ इट वाज टेकन। सर, परवेज इलाही साहब का ये भी कहना है, वो कहते हैं कि मुझे तो जनरल फैज़ और जहांगीर तरीन ने बताया कि बुज़दार साहब जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन का नाम ऐसे ही आ रहा है, लेकिन जिस तरह से परवेज इलाही साहब बात कर रहे थे उससे तो ऐसे लग रहा था कि सारे फैसले जनरल फैज़ कर रहे हैं।
नहीं जनरल फैज कर रहे थे, लेकिन यह है कि जहांगीर तरीन ने इन्फॉर्म किया होगा, उस वक्त वो इनर कैबिनेट में थे, इमरान खान के डिसीजन जो हैं वही इन्फॉर्म करते थे। जैसे देखिए, आपको राव वैस साहब कभी कहते हैं ना कि जी आज रिकॉर्डिंग हमने 3 बजे करनी है, या टाइम चेंज कर दिया 3:30 बजे करनी है ये वो, तो आपको तो प्रोड्यूसर एक कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे से प्रोड्यूसर को तो मैं नहीं कहा होता कि इस टाइम पे कर लो ये वो। तो वो जेकेटी ने ज़रूर कहा होगा, लेकिन जब एक बार खान साहब ने कह दिया कि ये मेरा कैंडिडेट, अब सारों को इंटीमेट करो। जेकेटी तो एक और फ्लाइट पे था उस वक्त, तो इंतहा का खुश था कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन हार गए थे पंजाब असेंबली का। असल में तो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ग्रुप की आपस में टसल जो थी, उसमें शाह महमूद को नहीं बनवाना था, और शाह महमूद ने तो यहाँ तक कहा था, और ये इसका भी मैं गवाह हूँ, और शाह साहब से अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, आपको भी उनको भी, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि मुबश्शिर लुकमान ने ये बताया था कि आप ये कह रहे थे कि मेरा जो MP है जो मेरे मुकाबले में जीता, तो उसने जीतना ही नहीं था, उसको तो पैसे भी जहांगीर तरीन ने दिए, उसको खड़ा भी जहांगीर तरीन ने किया, उसकी कैंपेन भी जहांगीर तरीन ने की। तो यहाँ तक इनके डिफरेंसेस थे। तो वो तो जेकेटी ने पहला मोमेंट देख के, जब जैसे ही खान ने कहा होगा, उसने फौरन कहा होगा वेल डन, गुड लक, ये इसको बनाई यहाँ पे। अच्छा, सही। तो सर क्या लगता है आपको, खान साहब परवेज इलाही साहब के बारे में भी कह सकते हैं, जैसे बाजवा साहब के बारे में कहा था कि हमें धोखा दे रहे हैं? खान साहब हर एक के बारे में कह सकते हैं, फिक्र ना करें, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को जन्नत नसीब करे। वो अगर होते और वो कुछ एडवाइस करे होते तो खान साहब उनके मतलब भी कह सकते थे। खान साहब को अपने अलावा ज़िंदगी में कोई समझ नहीं आता, ना नज़र आता है, ना अच्छा लगता है। उनके लिए माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, ये सारे रिश्ते जो है ना, ये बस सोशल इंटरेक्शन के लिए हैं, या उसके लिए हैं, अपनी उनकी ज़रूरत नहीं है ये रिश्ते जो हैं। और देखें आप, अभी परवेज़ इलाही ने एक बयान दिया जनरल बाजवा के ऊपर, PTI के सारे लोगों ने किस तरह से ट्रोलिंग की उनके ऊपर, और मोनस ने एक बयान दिया, PTI वालों ने कैसे ट्रोलिंग की। खान साहब ने तो नहीं रोका, खान साहब ने तो नहीं कहा कि भाई उनका अपना ओपिनियन है, देने दो। नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है खान साहब की डिक्शनरी में। आपका ओपिनियन वही होना चाहिए जो उनका ओपिनियन है, वरना आप गद्दार हैं, वरना आप मुशरिक हैं, वरना आप मुनकिर हैं, वरना आप काफिर हैं। ये इमरान खान की, और ये दिल से सोच है उसकी, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। परवेज इलाही साहब ने इशारा दिया है कि मुज़ाकरात के लिए बिठाने वाले बिठाएंगे हुकूमत को, तो इस बात का क्या मतलब है कि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद ले रहे हैं, लेकिन खान साहब तो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, तो फिर ये क्या है? खान साहब दिन में 4 बार इस्टेब्लिशमेंट से अपना कोशिश करते हैं राब्ते करने की, और हफ्ते में 28 दफ़ा करते हैं। वो ऐसी बात नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट उनको घास नहीं डाल रही, उनको लिफ्ट नहीं करा रही, क्योंकि खान साहब ने ना सिर्फ अपनी किश्तियाँ चला ली हैं, बल्कि सब पे साबित कर दिया है कि वो इस मुल्क के लिए अच्छे नहीं है और इस ओहदे के लिए अहल नहीं है। तो अब उनसे कोई डील नहीं करना चाहता, अब उनसे कोई बात नहीं करनी चाहता, क्योंकि वो एतबार नहीं है। 24 घंटे के बाद एक आदमी कह देता नहीं मैंने तो ये कहा ही नहीं, 48 घंटे के बाद एक आदमी यू टर्न ले लेता, कहता नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। फिर 6 दिन के बाद या 6 महीने के बाद एक आदमी कहता नहीं मैं तो बेवकूफ़ बनता रहा, मुझे तो झूठ बोले गए, मुझे तो ये दिखाया गया। भाई तुम वज़ीर आज़म हो, कितना को बेवकूफ़ कोई बना सकता है तुम्हें, और एक समझदार आदमी हो, और तुम कहते हो मैंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया देखी है, तुम कहते हो मैंने घाट घाट का पानी पिया है, तुम कहते हो मुझे सब पता है, सब पता है तो फिर भुगतो आप। सर वैसे आपके हर दिल अजीज शेख रशीद साहब की भी बात करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि 30 दिसंबर से पहले पहले खान साहब असेंबलियां तोड़ देंगे और 30 जनवरी से पहले पहले इंतखाबात हो जाएंगे। तो शेख रशीद का एक ही मकसद है ये बात करने का कि महविश तबस्सुम उनके नाम से ये सवाल कर ले और वो जिंदा हो जाए और उनकी तस्वीर किसी तरह इस व्लॉग पे चल जाए। अब पंजाब में परवेज इलाही का ये बयान आ गया, उसके बाद शेख रशीद के इस बयान की कोई हैसियत है? ये तो है कामिन बेकार की बातें। मेरा ख्याल है आप कम अज कम अब मार्च तक शेख रशीद का नाम ना ले और याद ना करें। आप ले ले, चले ले ले, मेरा आपने आजमाइश में डालना नवाज डाल शरीफ साहब के बारे में चलें बात कर लेते हैं। वो कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब कहते हैं अगर वो वापस आ भी गए तो वो डमी की सूरत में आएंगे, उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। अच्छा माविश, मैं आपको मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक एक बात बताऊं जी। यानी अब मुझे अल्फाज का चुनाव सही करने दें, क्योंकि
मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिसका गलत मतलब निकले, लेकिन अच्छा मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने उनके खिलाफ बड़े प्रोग्राम्स किए और उनकी करप्शन के ऊपर किए, और मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ कि मैंने प्रोग्राम सही किया। मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, ठीक है, अपनी तमाम तर इमरान और पीटीआई मुखालफत के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रोग्राम सही थे और मेरा उस पर से स्टांस नहीं बदला। दूसरी बात है, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब गलत बयानी करके, गलत एफिडेविट दे के, गलत रिपोर्टें बनवा के पाकिस्तान से बाहर गए थे। मैं समझता हूँ पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो जो हैं शौकत खानम के रूए रवां, डॉक्टर फैसल सुल्तान वो जो बाद में ऐसे पीएम रहे इमरान खान के, और उस्मान बुज़दार, ये तीनों जिम्मेदार हैं नवाज शरीफ की गलत रिपोर्ट्स के और उनको बाहर निकलवाने के लिए। और मैं बिल्कुल क्लियर हूँ और मुझे ये पता है इस बात का कि इमरान खान इसका हामी नहीं था। इमरान खान नहीं भेजना चाहता था बाहर। देखिए, हर किस्म का कानून तोड़ा गया मियाँ साहब को बाहर निकालने के लिए। आप पहले जेल से आप उनको अस्पताल भेज रहे हैं इलाज के लिए, अस्पताल से आप उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर जाना था तो उस अस्पताल का अमला होता कि जो उनके साथ जाता, जो हर वक्त उनको मॉनिटर करता। रास्ते के लिए उनके साथ कौन, एक ज़ाती मुआलिज था डॉक्टर अदनान, जो एक आप लीगल कॉन्विक्ट के साथ तो नहीं करते ना, जिसको जेल में से निकला हुआ है, वो कोई नॉर्मल पैसेंजर तो नहीं है जो जा रहा है अपनी मर्जी से जा रहा है और जो उसका दिल कर रहा है उस तरह से जा रहा है। तो फिर जेल के वो काम करते हैं ना वो अरेंजमेंट्स। जब फिर उसके बाद वहाँ जाते ही, जैसे वो कतर एयरवेज के जहाज़ पे सीढ़ियाँ चढ़े, उन्होंने शेव की हुई थी। अगर प्लेटलेट्स उनके 8000 पे होते उस वक्त, 9000 पे जो हमें बताया गया था, तो उस तरह शेव नहीं हो सकती थी, उनका पूरा मुंह कट जाता अगर वो शेव करते तो। वो उस तरह जहाज चढ़ नहीं सकते तो उनको कैरी करना पड़ता, ठीक है। फिर वो सामने बैठते ही, वो एक सवेले डायबिटिक आदमी, सामने अंगूर शंगूर पड़े, आप वो तस्वीरें देखें उस वक्त की। अच्छा, फिर उसके बाद वो गए और उसके बाद कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं हुई कि वो एक रात भी हॉस्पिटल के अंदर रही हो। तो अब आप मुझे, पहले तो कोविड का बहाना था कि कोविड हो गया, ये हो गया, लेकिन वो तो गए इमरजेंसी के लिए थे और आपने तो प्राइवेटली जाना था। यानी आपने कोई एनएचएस के तहत तो सोशल सिक्योरिटी लेके, मेडिकल लेके तो आपने वहाँ पे अपना एग्जामिनेशन नहीं करवाना था। तो आपने तो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में या किसी ये क्रॉमवेल हॉस्पिटल वगैरह इनमें से कहीं पे जाना था, जहाँ पहले भी वो जाते रहे। तो वो नहीं गए, और जब वो नहीं गए उसके बाद मैंने उनकी तस्वीरें देखी, कभी एक हाई टी पी रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी हाइड पार्क में वॉक कर रहे हैं। मियाँ साहब ने ज़रूर अच्छा किया होगा, या बीमार होंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। यानी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे से गलती भी हो सकती है, लेकिन जो तरीका कार अपनाया गया और जिस तरह से उसके बाद उनकी मैंने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी, उनके खिताब देखे लाहौर और गुजरांवाला वाले के, तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो बीमार हैं और मुझे कभी भी नहीं लगा कि उनको इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। तो मियाँ नवाज शरीफ जब आएंगे, और देखिए मैं उन लोगों में से हूँ जो इस वक्त इमरान खान के बहुत मुखालिफ चल रहा हूँ, और ठीक है, एडिटोरियली मेरा जो एडिटोरियल कंटेंट है वो इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सच बोल के बाहर गए हैं। तो यह है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद होगी लोगों की, कि एक तो वो जो इमरान के हक में है, और एक वो भी जो इमरान के हक में नहीं भी है मेरी तरह के, वो भी कन्विंस नहीं है इस बात से। तो मियाँ नवाज शरीफ को मैंने आपको इतना तफसीली बयान जो आपको मैंने लिखवाया, मेरी आदत नहीं है मैं आपको लंबी बातें करूं, लेकिन मैंने बड़ी तफसील से ये बात इसलिए समझाई कि मियाँ नवाज शरीफ ने चोरियां की हैं, मियाँ नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, वो जो मर्जी के अहकामा सही था गलत था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सजा सुनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल किया हुआ है, जेल में वो अपने जराइम की वजह से थे, जेल से उनको निकाला गया, बगैर प्रोटोकॉल्स के उनको पाकिस्तान से बाहर जाने दिया गया। फिर जब वो बाहर थे और उनका पासपोर्ट वगैरह एक्सपायर हो गया और उन्होंने टाइम पे डॉक्टर्स की रिपोर्टें भी नहीं भेजी, ना खुद उन्होंने राब्ता किया, ना उनके वकला ने राब्ता किया, उस वक्त उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया। मैं, अगर मेरे सामने कभी वो आते हैं या मियाँ शहबाज शरीफ आते हैं अब,
तो मैं तो पहला सवाल उनसे ये पूछूंगा कि ये आपके बाप दादा की जागीर है, क्या समझा हुआ आपने इस मुल्क को? तो दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग। एक बात याद रखें, इमरान खान गलत है, नवाज शरीफ गलत है, और लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जिनका हमें पता है उनको हमने नहीं छोड़ता, ना उनसे सवाल करना, ना उनके ऊपर तनकीद करना। तो मेरी किताब में मियां नवाज शरीफ आए या ना आए, दोनों सूरतों में उन्होंने कौम से झूठ जरूर बोला है, पहले उसकी माफी मांगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर देखते हैं कि मियां साहब के अंदर इतनी जुर्रत है कि वो आते हैं वापस। मेरे में इतनी है कि मैंने सच बोल दी है, मेरे में इतनी है कि मैंने सच बोला है। सर मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਗਲਤ, ਖਲੋਣੀ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के दिल यानी कि बादशाह मस्जिद के बिल्कुल करीब अली पार्क मौजूद हूं। कुछ अरसा ही कबल यहाँ पर PHA ने इस पार्क की दोबारा से 3 ताज़ीन वराइश की, लेकिन ये पार्क जो है यहाँ पर लाहौर का सबसे बड़ा घर बन चुका है नशेइयों का। लेकिन खैर वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ ये जो साहब मौजूद है, इनके हाथ में आप समझ रहे होंगे शायद रो है, लेकिन ये रो नहीं है, ये बूटी है। लगती शक्ल रो, हाँ लगती ये इसकी शक्ल ऐसी है जैसे रो है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये सरकारी मुलाजम है, रिटायर्ड है और बाकायदा पेंशन आती है। हाँ अल्लाह का शुक्र है। इन्हीं से बाकी बात करते हैं, क्या मामला है, ये क्यों आप पी रहे हैं? साहब अगे भी दसे बाजी हो जाता ना बंदा, तो बंदा ना एक किनारा ही कर दे, एक किनारा समझ लो। अच्छा, ते हुन आपको नहीं लगता कि ये गलत है? सरासर गई गलत है साहब। अच्छा, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਗਲਤ, ਖਲੋਣੀ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਢੀਠ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਢੀਠ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा नशई का रूट। अच्छा, मुझे बताएं सरकारी नौकरी कहाँ थी आपकी? मेरी राविडोन में आदिल पार्टी में अच्छा, 16-29 में। तो कितने अर्सा हो गया रिटायर हुए हूँ? मुझे 3 साल हुए। 3 साल। कितनी पेंशन मिलती है आपको? 26,000 रुपये। 26 का 26। अच्छा, मैं 10.5 लाख रुपए खा गया तो 26,000 रुपए की कहने। जो रिटायरमेंट पे मिला था। खुदा का शुक्र। अच्छा, उसमें किया क्या था? 12 तनख्वाहें मिली हैं नाम। अच्छा, यानी कि अच्छी रिपोर्ट थी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। अच्छा, उसका 10 लाख का क्या किया? ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਈਸ ਵਾਈਟ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਆਈਸ ਵਾਈਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੋਏ जी। कहानी इंटरेस्टेड है, बैठ गया हूँ मैं इधर। बैठ जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो है नशा, हाँ जी। क्या अफसोस नहीं होता कि यार काश घर पे आए होता, बच्चे होते, आज मैं उनके अंदर घूमता फिरता? हर बंदे की ख्वाहिश होती है साहब, हर बंदे की ख्वाहिश है तो मेरे बच्चे होन, मैं भी दादा बन जावां, नाना बन जावां, मेरी भी नूंह होवे, मैं भी उन्हें जाकर रवानी दूंगी। बाकी साढ़े नशियां दी ख्वाहिशां सारियां मर गईयां ने, ते ख्वाहिश कितनी सौ बड़ी मुश्किल नो एंट्री है। ऐसे सिर कपाना लाना, ऐसे अस्पताल बनवाओ, वो सब तो बेस्ट। इंशाल्लाह उस पर भी हमने बड़ा काम किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये नशा ज्यादा बेहतर है या जो पाउडर वगैरह पीते हैं या नहीं पीते साहब, हैं? है बेहतर है, जिंदगी देने वाला है, वो जिंदगी लैन वाला कितना साफ फर्क है। वो आखिरी स्टेज है टीका जो है, ऐ ते अज ला दे मेरे, मैं 30 साल पहले लाया वे, मेरा टीका खराब हो गया। ए मेरा लाओ ना हाथ, हाँ, हाँ, नारकटी, ओए, अच्छा, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक है ये एंजॉयमेंट है। एंज है वो खतरनाक है, जिंदगी है, ऐ जिंदगी नहीं खैर, ये तो ना कहेंगे, ये तो ना कहेंगे, ये जिंदगी तो ये नहीं आप मेरे साथ यानी कि कलाम की बातें शेयर असल में ये बात है ना, ये नहीं बीच में आई। आप अपने नशे के लेवल में कह रहे हैं कि जिंदगी, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं। हाँ नहीं नशा सादा सिगरेट भी ना वो भी पैरा वो है भी बुरा है। यार ते 80 रुपये लेकिन ये कि मैंने पैरा अच्छा, सरकारी मुलाजिम होने के बाद, पेंशन मिलने के बाद सारा कुछ मिलता है, जिंदगी अच्छी गुजरी के बस कोई गिला शिकवा? गिला शिकवा साहब की करना है, जिन्हें ना करना सी वो रही नहीं थे, फिर किने ना गिला शिकवा, माँ प्यो ना करे बंदा, माँ प्यो ने स्वाद कोई भी नहीं, किसी ने कुछ सुनता ही नहीं, भैन भरा तक नहीं सुनता, तो माँ प्यो ने स्वाद कुछ सुनता ही नहीं। कह सकते हैं कि ये जो नशा ये वालिदैन के ना होने की वजह से? हाँ जी, मेरी वालदा नहीं ना कि मेरी वालदा है, मेरे रान लैके सो जाती। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, ये एक जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल। सरकारी अफसर थे,
पेंशन मिलती थी, अभी भी मिलती है, ये नशा बूटी पीते हैं। वजह क्या बता रहे कि वालिदैन नहीं रहे, कोई दिल की बात सुनने वाला नहीं रहा। अच्छा, कब फौत हुए? 19 साल हो गए। 19 नशे साल को कितने देर हुई? मैंने 40 साल हो गए कर फिर तो इसका मतलब आपने उनकी जिंदगी में नशा शुरू कर दिया ना। मैं उस टाइम ही नौकरी पे लगा, उस टाइम ही नशे ते लगा। मैं उन्होंने नौकरी कर उਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਤੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। क्या कहेंगे माशरे को, नशा या इस किस्म की चीजें कैसी हैं? गलत है की गलत मैसेज देना कि भाई बच जाओ यार, कोई ਇਹ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ, ਦੁਨਿਆਈ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਸਮਝਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। अच्छा, जिंदगी कैसी गुजरी? बस खुदा का शुक्र है, अच्छी गुजर गई। हाँ टूर ही सारा खत्म हो गया जी, रिटायर हो गए, खत्म हो असल चीज तो सारी नीचे आपने मिक्सिंग की। मैं कोई भी नहीं छोड़ने वाला, मैं सारे पी जाऊंगा। मैं रोज पीता हूँ ना, मेरा पीने से गुजारा नहीं होता। हाँ मैं लाजमी भावे मैंने जिन्ना मर्जी वाइट भी पियाई जाना, आइस भी पियाई, मैं इन्हू लाजमी पी नहीं छोड़ सकते। नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। इस टाइम सारे मेरे वाल मूँह साहब, इस टाइम ना सारे मेरे वाल वेचते हैं, ठंडी पींदा है, नशेई है ते बूटी वाले जा रहे। बड़ी गल है यार, हैरान परेशान हो जाते हैं। इन्हों की मंजी घूम जाती साहब जी यह चीज़ देख के। तो असी इनू शौक ना पीने क्यों तो नवा रात लंघ जाती साहब, बुढ़ी होएगी ना बुढ़ी, उन्होंने तो रात गुजारी जाती। तो यह जी ना माँ है, यह भी सवा देंगे। माँ जी दस ना कमी पेशी पूरी की यानी कि आपने अपने वालिदैन के बाद इसको अपने एक धरती माँ है तो एक दूसरी माँ। ये सारी सूरत हाल है। अली पार्क के अंदर अगर हुकूमती सतह पर जो पैसे लगाए जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल बेकार है। क्यों? ये कौम का मुस्तकबिल था। यहाँ पर कई ऐसे लड़के लड़कियाँ हैं जो बिल्कुल अंडर एज है अभी, लेकिन उनकी बहाली का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। यहाँ से 2 कदम पर बिल्कुल टिब्बी थाना है, ऑपरेशन करने आ जाएंगे, मारेंगे इनको, लेकिन इन तक नशा फिर भी पहुँचता है। असल मकसद ये है कि इनके लिए 200 रुपया लेके जाने। असल बात यह है कि इनके लिए रिहैबिलिटेशन का जो सेंटर होना चाहिए, जहाँ पर ये लोग अपनी ज़िंदगी का जो बाकिया हिस्सा है वो एक सेहतमंद के तौर पर गुजार सकें। लेकिन हुकूमत पंजाब क्या पाकिस्तान भी इस मामले में सिंसियर नहीं नज़र आती। बहुत से नौजवान जो कौन का मुस्तकबिल हो सकते थे, आज इस पार्क में बेयादो मददगार और एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि पास खड़े होने को तैयार नहीं है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी टीवी। कि आज से 8-10 साल पहले ज़्यादातर लड़के और काफ़ी हद तक लड़कियां भी ड्रग्स लेना शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज औरतों की तादाद ड्रग एडिक्ट्स की मर्दों से बढ़ चुकी है। उस ज़माने में आज से 8-10 साल पहले जब मैं इन तमाम मामलों में बहुत इन्वॉल्व हो गई थी, एक्सपोजर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मीठी मीठी सी स्मेल है, अच्छा कमरे में बच्चों के वो टोबैको गिरी हुई है। माजरत चाहता हूँ मगर इनके हाथ बड़े लंबे हैं और पहुँच ऊपर तक है तो हम तो नहीं रीड कर सकते। को हो सकता है सिम्टम जो स्किज़ोफ्रेनिया का हो, कोई आपको हो सकता है जो कोई और हो सकता है कोई किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर का एक इफेक्ट हो तो एक स्किज़ोफ्रेनिया का हो, तीसरा किसी और चीज़ का हो। हम जब देखते हैं कि ड्रग्स के असरात में आके किसी ने कत्ल कर दिया, अगर आप इंजेक्टेबल कोई ले रहे हैं नशा और ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा फैलती है वो एड्स है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम अफीफ़ा। आज तो नाज़रीन मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि आपके लिए यास्मीन साहिबा ने जो है बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि ये जो ड्रग्स का सब्जेक्ट है विमेन इश्यूज़ से हट के, हालांकि अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा विमेन इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने विमेन इश्यूज़ से हट के ड्रग का सब्जेक्ट जो चूज़ किया है, सबसे पहले हम जानते हैं कि उसकी वजह क्या है, फिर उस मौजू के हवाले से जो है ना फर्दर आपके साथ चीज़ें बहुत सी डिस्कस करेंगे। तो जी मैम ये बताइएगा कि ये सब्जेक्ट चूज़ करने की क्या वजह है? आज से बहुत साल पहले कोई ऐसा शख्स जिसको मैं बेइंतहा चाहती हूँ वो ड्रग्स की इल्लत का शिकार हो गया। छोटा बच्चा था 14 साल का, अच्छा। जिसका बाप चल बसा
और पहली रात जिस शख्स ने उस बच्चे को ड्रग दी, भरा हुआ सिगरेट दिया, वो उसका उस्ताद था स्कूल का। मैं उस बच्चे को बचाने की खातिर जितना समझ सकती थी सब्जेक्ट को, जितना जान सकती थी, मैंने बहुत साल काम किया। हर इतवार को दारुल रहमत ट्रस्ट कसूर में, मैं इतवार को वहाँ जाती थी सुबह सवेरे। वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं अली अब्बास साहब, उनके लिए मैं काम करती थी। मैं पेशेंट्स की हिस्ट्रीज कंपाइल करती थी और उस लड़के को लेके जाती थी। और वो दहशत में आ गया था 2-3 दफ़ा वहाँ जाके कि मैं ये ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। और इस चीज़ ने उसको ड्रग्स छोड़ने में उसका बड़ा किरदार एक अदा करा। मतलब रीहैब का माहौल इस तरह का था कि वो वहाँ वैसी लाइफ नहीं गुजारना चाहता था। जो लोगों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स उसने देखे उसके। अच्छा। उन दिनों के बाद आज के दिन में माहौल बदला है। मेरी परसों डॉक्टर आफ्ताब आसिफ साहब से गुफ्तगू हुई, जो बहुत माने हुए साइकियाट्रिस्ट हैं और मेयो हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्री के हेड हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि आज से 8-10 साल पहले ज़्यादातर लड़के, मर्द और काफ़ी हद तक लड़कियां भी ड्रग्स लेना शुरू हो चुकी थी, जो मेरे इल्म में है उस ज़माने में जितना मैंने काम किया था। लेकिन आज औरतों की तादाद ड्रग एडिक्ट्स की मर्दों से बढ़ चुकी है। सच में? बिल्कुल। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी, जस्ट रनिंग थ्रू द बैकग्राउंड कि ड्रग आती कहाँ से, क्या बन रहा है। तो ये औरतों तक सप्लाई कैसे हो जाती है? मैं उसी पे आ रही हूँ। देखिए, यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% जो ओपियम दुनिया में उगती है वो अफ़गानिस्तान में उगती है। 85%। 2021 और 2022 में एक ह्यूज कॉन्टिंजेंट नारकोटिक्स का पकड़ा गया था तुरखम बॉर्डर के ऊपर। वो आपका इंग्रेस पॉइंट है। आपने अगर रूपर्ट स्टोन का नाम सुना हो, ये एक बहुत बड़ा नाम है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। इन्होंने बाहर के अखबारात में और बाहर के जो साइट्स हैं उसके ऊपर साउथ एशिया के मुतालिक मामलात पे बड़ा कुछ लिखा है। उन्होंने इस साल अगस्त में एक आर्टिकल में ये लिखा कि बस्ट हुआ था एक बहुत बड़ा कॉन्टिंजेंट नारकोटिक्स का पेशावर में। उन्होंने ये बात भी करी कि उनको बताया गया, एक अफसर ने बताया, उन्होंने उस अफसर का नाम नहीं बताया, मरासले में नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने इस साल जनवरी में उनको बताया कि इस साल नवंबर में एक नारकोटिक्स का बहुत बड़ा सप्लाई कोस्टल बलूचिस्तान से कराची लैंड करेगा। अच्छा। अब यहाँ कितने लोगों को ये पता है या हमने बॉदर भी किया है। जब यहाँ ड्रग आ गई उसके बाद क्या होता है? जब ड्रग आती है तो सबसे पहले तो उस ज़माने में, आज से 8-10 साल पहले, जब मैं इन तमाम मामलों में बहुत इन्वॉल्व हो गई थी, तो जो वो होते हैं ना जिसमें हम सीमेंट बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टील के काले रंग के वो बड़े बड़े से कटे, जो भी होता है, उसमें अगर 1 ग्राम हैश आती है उसको 5 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं। मैंने वो वीडियोस बनती हुई देखा है। अच्छा। और वो उसको डर्टी हैश बोलते हैं, जो यहाँ पे सप्लाई होती है। अच्छा, अब आप चेन पे आगे आते जाइए। वो सप्लाई हुई और ये ताने बाने इसके बहुत आगे जाते हैं। इसमें आप जो हैं वो डीलर्स आ गए। अच्छा, डीलर्स कौन हैं? इनके पीछे वो बड़े नाम और हाथ कौन हैं जो ये करवाते हैं? हर इलाके का एक डीलर है। दूसरे इलाके का डीलर इधर आके अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। उनके हल्के, अच्छा। जिस तरह से फ़कीर होते हैं ना, इस चौराहे पे मेरा है, तुम नहीं मांग सकते, बिल्कुल उसी तरह। उसके बाद वेंडर्स आते हैं। आप छोटी जगहों पे चले जाएं तो जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि गले में पट्टा डाल के एक लकड़ी की ट्रे है, तो आज से कोई 6-7 साल पहले 100 रुपए की एक भरी हुई सिगरेट मिलती थी चर्च की। उसके बाद से उन्होंने हर इलाके में घर लिए हुए हैं छोटे छोटे,
फेज 4 में डबल जी ब्लॉक में है, 10 कमरे का घर। तो ये बात अगर आपको पता है तो यहाँ पे और लोगों को नहीं पता, या हमारे जो अफीफा कैसे हो सकता है नहीं पता है? वही कह रही हूँ। उस पे हम आगे अभी उस पे आते हैं। तो और मैं अभी आपको 2 मिनट में उस पे ले आती हूँ। तो वहाँ पे वो रनर्स होते हैं, लोग उनको माल सप्लाई करते हैं, और जो ख़रीदार हैं वो कहेंगे जी फ़लाँ मुझे ड्रग चाहिए, इतनी चाहिए या ड्रिंक चाहिए, और फ़लानी जगह पहुँचा दो। ज़रूरी नहीं आप अपने घर पे फैमिली होती हैं, लोग छुपाते हैं कहीं पार्क में, सड़क पे, इट कैन बी एनीवेयर। मुझे जब ऐसी जगहों का पता चलता था तो मैं उन जगहों का पता कराती थी, मैं रेड करवाती थी। मैंने ड्रग्स भी ख़रीदी हैं ताकि टीवी के चैनल्स जिन लोगों ने उस वक्त बहुत ताउन किया मेरे साथ, प्रोग्राम्स किए, उनकी पूरी टीमें घर आके मेरे बैठती थी। मैंने कहा ये टीवी पे दिखाओ रोलिंग पेपर। हैश उस ज़माने में लोग जब करते थे ड्रग्स तो पहले वो शू करते थे। तो अगर आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मीठी मीठी सी स्मेल है, अच्छा कमरे में बच्चों के वो टोबैको गिरी हुई है, तो वो अगर वो रोलिंग पेपर नहीं ले रहे तो वो टोबैको गिरा के तो उससे फिर वो उसको यूज़ करते हैं। अब आपकी बात कि किस तरह से लोगों को नहीं पता। एक बहुत बड़ी सोसाइटी, बड़ी रिस्पेक्टेबल सोसाइटी लाहौर में, उधर का मुझे किसी ने बताया जी फ़लाने इलाके में एक जगह है, वहाँ यंगस्टर्स आते हैं और एलीट क्लास के लिए, ज़रा अमीर बच्चे, तो वहाँ पे ड्रिंक्स भी होती हैं और मैम ड्रग्स भी होती हैं। मैं 2 दिन शाम को जाके गाड़ी करके बाहर बैठ जाती थी, देखती रहती थी आमद रफ्त। बिल्कुल वो अखबारों में बॉटल्स तो लिपटी हुई मुझे नज़र आ जाती थी, लेकिन ड्रग्स तो नहीं, हाथ में इतनी पुड़िया है या कुछ है तो नज़र नहीं आता है, लेकिन वो कंफर्म्ड खबर थी मेरे पास। मैंने उस सोसाइटी के जो एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी थे उनको फ़ोन किया, बरखुरदार है मेरे। मैंने उनको कहा ब्राऊ ये हो रहा है रेड। उन्होंने कहा बस आप 3 दिन देखें क्या करता हूँ मैं। तीसरे दिन मुझे कहने लगे मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ मगर इनके हाथ बड़े लंबे हैं और पहुँच ऊपर तक है तो हम तो नहीं रेड कर सकते। अच्छा। मैंने कहा ठीक है आप मत करिए, मैं करवाऊँगी। कि कहाँ से? मैंने कहा ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मेरा प्रॉब्लम है। रेड हुई, 1.5-2 महीने के लिए दुकान भी बंद हुई। उसके बाद कुछ तो बहुत अच्छी बात हो गई होगी कि वो खुल गई दोबारा और वही सारे मामला नए सिरे से शुरू हो गए। और ये एक रूटीन है, ये एक नॉर्मल मामला है। तो नहीं, ये जिस तरह से आपने बताया कि पार्टीज़ में ड्रिंक भी हो रही है, ड्रग भी हो रही है, तो ये ड्रग मुख्तलिफ सूरतों में हो रही होगी ना, तो ये किस तरह की ड्रग्स जो हैं वो आजकल यूज़ हो रही हैं? एक तो ये कि क्योंकि मुझे लगता है इसके बारे में भी आपको बहुत पता होगा। जी यकीनन, बदकिस्मती से किसी बहुत ही प्यारे बच्चे की वजह से मुझे इस चीज़ में घुसना पड़ा और उसको निकालने के। और मैं हर उन घरों में जाती थी जहाँ का मुझको पता चलता था कि किसी का बच्चा ड्रग कर रहा है। अक्सर लोगों का बड़ा अजीब रवैया होता था। एक दफ़ा एक साहब कहने लगे भाभी जी आप तो ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, ये एक फेज़ है। अच्छा। उनको ये समझ नहीं आ रही कि जो केमिकल्स उस चीज़ में डल रहे हैं वो फेज़ नहीं है, उसके बड़े खौफनाक नताइज हैं। कुछ लोगों के पास जाती थी तो एक मैं लड़के के घर गई और उसकी वालदा बच्चे की इतनी सुलझी हुई थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेरी वेल एजुकेटेड अफीफ़ा, लेकिन दुपट्टा सर पे लिया हुआ, बड़ी नफासत से तैयार। अच्छा। तो मैंने उनके हस्बैंड को बताया कि जी बेटा आपका ये वो, तो बेगम ने कुछ कहा तो इतने धाड़ के उन्होंने झिड़का उसको, तुम चुप करो मैं बात कर रहा हूँ। ओ हेलो, मेरी सांस वहाँ रुक गई थी एक लम्हे को, बिकॉज आई एम यूज टू मेन हु रिस्पेक्ट देयर वुमेन इन द हाउस। मैंने ये लहजा सुना नहीं और मुझे एक लम्हे में समझ आई थी कि जो बाप ट्रैवल कर रहा होगा और माँ को वो जूती की नोक पे रखता है औलाद के सामने, तो वो अगर कोई बात से टोकेगी भी अपने बेटे को तो उसकी वैल्यू ही क्या होगी? कुछ भी नहीं। अब आइए आप अपने ड्रग्स के ऊपर, जो आपके काइंड ऑफ ड्रग्स। पहले एक सोच थी कि जो लोग स्मोक करते हैं वही लोग ड्रग्स पे जाते हैं, और ये आज से 8-10 साल पहले दुरुस्त भी थी बात। एक तो हैश मिलती है जिसको हम डर्टी हैश कहते हैं, जिसका मैं बता रही थी कि वो परातों में और वो केमिकल मिला के तैयार करते हैं। काही गाढ़ी मेहंदी रंग की होती है, बड़ी गंदी सी। उसके बाद से वो मिलती है कोई 1000-1100 रुपये फ़ी ग्राम। 1 ग्राम में 4 से 5 सिगरेट आप बना सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी तलब कितनी, आप कितना स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, बट दिस इज़ मीडियम स्ट्रॉन्ग, 4 to 5 सिगरेट्स इन 1 ग्राम। उसका जो गंदी क्वालिटी है जिसको हम गर्दा बोलते हैं, वो 500 रुपये या 600 रुपये ग्राम की मिलती है। आप हेरोइन पे आइए,
1500 रुपीज़ अ ग्राम, और उसकी जो घटिया क्वालिटी होती है जिसको बटन कहते हैं, टिच बटन, अच्छा। बटन, दैट इज़ 500 to 600 रुपीज़ पर ग्राम। अब पैसा इतना ज़्यादा नहीं है, ये एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है ड्रग्स मिलने का और ड्रिंक्स मिलने का, बेहद आसान है। आप एक फ़ोन करें, कहेंगे जी बताइए क्या चाहिए, कितने की चाहिए, किधर चाहिए। और फिर जो सबसे ख़तरनाक इस वक्त ड्रग है, जो आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा, दैट इज़ मेथ या आइस। अच्छा। 2021 दिसंबर को अखबारात में एक बहुत बड़ी खबर आई, लोगों ने तौबा तौबा की, उसके बाद हम भूल गए, और जो लोग इन कामों में थे वो उन कामों पे चलते रहे। रुबाब नाम की एक औरत थी कराची की, वो और उसका मियाँ, अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ, 7 साल से मेथ करते थे। और जब वो मेथ करते थे तो उनको कोई होश नहीं रहती थी। मेथ के नशे के दौरान उसने अपने शौहर को डिसमेंबर किया, अच्छा। फिर उसको कत्ल किया, और दोनों उसी हालत में 3 दिन तक, उस औरत को ये होश नहीं थी कि मैंने अपने शौहर का कत्ल कर दिया, उसी तरह पड़े रहे, उसके साथ वो सोती रही 3 दिन। फिर बाहर स्मेल गई या निकले नहीं तो लोगों ने शोर किया, खुदा जाने क्या हुआ, तो उनका पता चला। अब इसमें एक और दिलचस्प बात मैं नाजरीन को बताना चाहूँगी कि और ये जो मेथ है ये अब कम कीमत में गांव-गांव में बिक रही है, गांव में भी, हर जगह है। और जब लोगों के पास थोड़े पैसे कम होते हैं और वो मेथ नहीं ले सकते तो वो हैश लेते हैं। अब इधर एक दिलचस्प बात, हैश से आपको नींद आती है, मेथ से आपको नींद नहीं आती है। आप मेथ शुरू करिए, आपको 3-4 दिन बिल्कुल नींद नहीं आएगी, आप वाइड अवेक और अलर्ट होंगे। हैश मेक्स यू स्लीपी। अब एक दिन अगर मेथ नहीं मिली तो अगले दिन बंदा कहता है मैं हैश कर लेता हूँ, उसने हैश कर ली। अब वो 2 मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो उसके जहन में लड़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ख़तरनाक है। और अगर इसके तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अगर आपको, और इसके साइकोटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके वही इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को कोई और मसला है। लेकिन अब साइकाइट्रिस्ट ये कहते हैं कि ये ड्रग्स की वजह से इतने ज़्यादा ग्रे एरियाज़ हैं कि हम उसके ऊपर नाम भी नहीं लगा सकते कि ये बीमारी क्या है। अच्छा। मतलब ये अगर आपको हैश से आपका दिमाग उड़ गया है तो इट इज़ कैनाइबस इंड्यूस्ड साइकोटिज्म, व्हाट द डॉक्टर से। अगर दूसरी ड्रग से हुआ है, ड्रग इंड्यूस्ड साइकोटिज्म, उसमें कोई आपको हो सकता है सिम्टम जो स्किज़ोफ्रेनिया का हो, कोई आपको हो सकता है जो कोई और हो। अब इसमें डिल्यूजन्स बहुत होते हैं, इवन इफ़ यू टेक हैश। ये मैं आपको अपना दारुल रहमत पे जो जाती थी उधर का एक वाक़या बता रही हूँ। बड़ा खूबसूरत लड़का, 27-28 साल का रहा होगा, सेहत कमज़ोर हो गई थी, ड्राइवर रहा था। मुझे आके कहने लगा कि मैं बहुत पुराना ड्राइवर हूँ, 70-80 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। 27 साल का लड़का, हाँ, 70-80 साल से, डिल्यूशनल, ही थिंक्स ही 70 or 80। एंड मैंने कहा कि ओके, तो कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हैश। कितने महीने की? 3 महीने। मैंने कहा कितनी सिगरेटें दिन की? मैडम 2 से 3 सिगरेट। इनका ठीक है, तो अब मसला क्या है कि जी रात को 3 बड़े बड़े जिन मुझे ढूंढते हुए आते हैं, मैं बिस्तर के नीचे छुप जाता हूँ तो वो मुझे ढूंढ ढूंढ के चले जाते हैं, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैंने कहा रियली? तो फिर तो तुमने भी किसी को कत्ल किया होगा। तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपको कैसे पता? सिंस आई वॉज एट द क्लिनिक ही थॉट मैं भी डॉक्टर होंगी। तो मैंने कहा अच्छा बताओ किस चीज़ से कत्ल किया? कहने लगा 7mm पिस्तौल। अच्छा। तो मुझे अब हथियारों का अच्छा भला इल्म है, तो मैंने कहा 7mm पिस्तौल तो दुनिया में बनी नहीं, 7mm राइफल होती है। तो खफा हो गया मेरी बात पे, कहने का ये बाहर आप देख लीजिए जो डॉक्टर साहब के खड़े में गार्ड, उन्होंने वो मुझसे ले ली पिस्तौल। उन्होंने कहा जब जाओगे तो फिर हम तुम्हें देंगे, तुम कहीं किसी का नुकसान ना कर दो। अब 3 महीने डिल्यूजन्स, और वो डिल्यूजन इतने रियल होते हैं आपके लिए कि आप रियलिटी से कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड होते हैं। और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? मिक्स्ड इफ़ेक्ट्स होते हैं डिफरेंट बीमारियों के।
हो सकता है कोई किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर का एक इफेक्ट हो तो एक स्किज़ोफ्रेनिया का हो, तीसरा किसी और चीज़ का हो। फिर सुसाइडल टेंडेंसीज, हम जब देखते हैं कि ड्रग्स के असरात में आके किसी ने कत्ल कर दिया, उसके अलावा एक अपने साथियों को, अपने दोस्तों को अपना दुश्मन समझना। अगर आप इंजेक्टेबल कोई ले रहे हैं नशा और ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा फैलती है वो एड्स है। और एक बात और मैं आखिर में कहना चाहूँगी, बाज़ औक़ात हमारे अंदर कोई जहनी बीमारियाँ सो रही होती हैं, हमें भी नहीं पता होता वो हैं, मगर जब हम ड्रग लेते हैं तो वो उसको किक स्टार्ट कर देती हैं, वो ज़िंदा हो जाती हैं। और वो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है कि एक तो बीमारी की कॉम्प्लिकेशन ज़िंदा हो गई और एक अब ड्रग्स का इफेक्ट आ गया, तो मिल मिला के ना वो बंदे का तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो जी नाज़रीन, ये आज आपने वो होश रुबा किस्म के जो है वो इंकशाफात सुने। मेरे लिए तो खैर ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग था। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो इस बारे में जानते हो, लेकिन जिस तरह से डिटेल से यास्मीन आफ्ताब साहिबा ने बताया वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। इसके ऊपर, इसी टॉपिक पर हम एक वीडियो और ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं एक शॉक में थी कि मैं वो सवाल कर ही नहीं सकी, लेकिन वो वाले तमाम सवाल जो है वो मैं यास्मीन आफ्ताब साहिबा से जो है वो अगली वीडियो में ज़रूर पूछूंगी। और लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब रहना तो इसके लिए उन्हें कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। इमरान खान साहब बेवकूफ़ है। देखा जाए तो पाकिस्तान का आगे काफ़ी हद तक बेड़ा गर्क हो गया। दोनों यू टर्न मारते हैं, यू टर्न मारनी दोनों पार्टीज की आदत है। ये यू टर्न का ये सोच भी नहीं सकते कि ये यू टर्न लेंगे। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जलालुद्दीन। नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ा बयान जारी किया है जिसके मुताबिक 4 माह तक अभी इलेक्शंस की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब तक अपने पाँव पर खड़े नहीं होते, जब तक वो सेहतयाब नहीं होते, तब तक इलेक्शन की कोई नवीद वो नहीं सुनाएंगे और असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। जबकि इमरान खान साहब का कहना यह था कि 20 तारीख से पहले यानी 20 दिसंबर तक वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अब किसकी माननी है? और दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब ने कहा था कि डबल गेम की उनके साथ जो एक्स आर्मी चीफ हैं, अगर परवेज़ इलाही साहब उनके कहने पर असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो क्या इन पर भी डबल गेम का इल्ज़ाम लगेगा? लोगों से चल के पूछते हैं। हाँ जी, तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने तो कहा था 20 दिसंबर से पहले असम्बलियाँ तोड़नी है। परवेज़ इलाही साहब ने रात को इंटरव्यू में कहा है कि 4 माह तक तो कोई चक्कर ही नहीं है, जब तक इमरान खान साहब अपने पाँव पे खड़े नहीं ना होते तब तक कोई चक्कर नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब की माने परवेज़ इलाही की माने? नहीं, इमरान खान की तो माननी नहीं चाहिए। क्यों? वो उस हर बात पे झूठ, हर बात पे यू टर्न। अच्छा, तो परवेज़ इलाही कुछ ठीक है। अच्छा, मैं ये बताएं, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि 4 माह तक कोई असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, अभी कोई चक्कर ही नहीं है, और इमरान खान साहब कह रहे थे 20 तारीख को असम्बलियाँ तोड़नी है। अब किसकी माने? इमरान खान ने जब ये शुरू से आए हैं ना, तो ये आए हैं अपनी पूरी उम्मीद लेकर आए हैं और इन्होंने काम भी किए हैं, ठीक है, और ये आखिरी उम्मीद तक ये लड़ेंगे। ये यू टर्न का ये सोच भी नहीं सकते कि ये यू टर्न लेंगे। तो इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं मैं यू टर्न लेता हूँ, वो कहते हैं लीडर लेते हैं यू टर्न। नहीं, वो लीडर लेते हैं। ये कौन जीतेगा, परवेज़ इलाही या इमरान खान? इमरान खान की उम्मीद है हमें, इमरान खान की उम्मीद, वही आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब कह रहे थे 20 तारीख से पहले असम्बलियाँ तोड़ देनी है, ठीक है, पंजाब की। अब परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं 4 माह तक तो सवाल ही नहीं पैदा होता। किसकी माने? दोनों यू टर्न मारते हैं, यू टर्न मारनी दोनों पार्टीज की आदत है। पॉलिटिक्स कहते हैं किसको, ये पॉलिटिक्स। परवेज़ इलाही साहब भी यू टर्न मार रहे हैं। जाहिर है पॉलिटिक्स को कामयाब बनाना है तो पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ खेलनी पड़ेगी। खामोश चल रहे हैं यार। इतना तो बताएं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, परवेज़ इलाही साहब की मानी जाएगी या इमरान खान? परवेज़ इलाही साहब तो कहते हैं मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब रहूँ, तो उन्होंने अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब रहना तो इसके लिए उन्हें कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। वो 4 महीने लेट करेंगे ही। अच्छा, वो 4 महीने लेट करेंगे? हाँ, उन्होंने इसीलिए लेट किया है। तो वो कहते हैं कि अगर 4 महीने हम लेट करेंगे ना तो ये दूसरी जो गवर्नमेंट है ना मजीद ख्वार होगी, हमारा वोट बैंक मजीद। बस दोनों पार्टीज को ख्वार ही होना है और इन्होंने कुछ नहीं करना। बस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, महंगाई के दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। कौन कर रहा है बेड़ा गर्क? ये दोनों पार्टीज ही कर रही हैं। कौन सी? जब तक ये पीडीएम और ये खाने वाले पीटीआई वाले सारे ही खराब कर रहे हैं, खाना खराब कर रहे हैं। सही कौन करेगा? सही जो बिल्कुल अवाम को नया आए हमारी जगह पे, इनकी जगह पे। अच्छा, आपको खिलाएं? हाँ, हमको खड़ा कर दें। ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि 4 माह तो कोई उम्मीद नहीं है असम्बलियाँ तोड़ने की। इमरान खान साहब कह रहे थे 20 तारीख को असम्बलियाँ तोड़नी है। किसकी माने? इमरान खान। इमरान खान साहब की माने? इमरान खान साहब की माने। नहीं, तो जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो वज़ीर आला हैं, वही तोड़ेंगे ना असम्बलियाँ। तो वो अगर कह रहे हैं नहीं तोड़नी तो फिर
देखिए सुपीरियर लुक जो है वो इमरान खान की ज़्यादा है परवेज़ इलाही से, तो इमरान खान साहब को आगे आना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है, दैट इज़ माय ओपिनियन, कि इमरान खान साहब को लोग फॉलो भी करें और उनकी थिंकिंग को समझने की कोशिश करें जिसकी ज़रूरत है। तो मैं ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि 4 माह तक यानी मार्च तक कम से कम इलेक्शंस की कोई उम्मीद नहीं है, कोई डेट नहीं आएगी, जबकि इमरान खान साहब कह रहे थे कि 20 तारीख को असम्बलियाँ तोड़नी है। किसकी माने? देखें, माननी तो यही चाहिए कि अभी असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएँ, इलेक्शन का जब टाइम आए तो आप तब भी इलेक्शन करवाएं। खान साहब को भी चाहिए कि थोड़ा सा इन्हें टाइम दें। क्या उसका नाम है, जब से आप देखें पाकिस्तान बना है कि कोई भी वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका, तो मेरे ख्याल से इस तरीके से मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और हम अगर कोई भी कंपनी हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो आके अगर कोई आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगली हुकूमत आके वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देती है, तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी काफ़ी इशू आएगा। तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन सूट नहीं करते अभी इतनी जल्दी? देखिए, इलेक्शन सूट करते हैं भी और नहीं भी करते। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का आगे काफ़ी हद तक बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, वो मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि बाजवा साहब जो है ना वो उनके साथ डबल गेम खेलते रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर वो डबल गेम खेलते रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब भी डबल गेम खेल गए तो फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? इमरान खान साहब बेवकूफ़ हैं। बिल्कुल जी, बेवकूफ़ हैं बिल्कुल। तो इतनी गलतियां करने के बावजूद वो कहते हैं मुझे फिर हुकूमत दें, तो फिर हुकूमत दें तो फिर वो कहेंगे मैंने ये भी गलती की, ये भी गलती की। नहीं, अब तो कभी नहीं देंगे हमें वोट, पहले दिया था, अब नहीं देंगे। इमरान खान साहब का अब हुकूमत आती नजर नहीं आ रही? नहीं जी, कभी नहीं। वो तो कहते हैं हम 2/3 मेजोरिटी लेंगे। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, लेकिन सब कुछ झूठ है। इमरान खान साहब अभी कह रहे थे कि बाजवा साहब ने उनके साथ डबल गेम की है, जो पिछले आर्मी चीफ हैं, तो कल को अगर परवेज़ इलाही साहब उनके कहने पे असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो ये भी डबल गेम इनको भी कहेंगे? Regarding that, no comments. Actually, this is so high, much kind of talk. Sensitive sort of talk. अच्छा, मुझे ये बता दें, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया पिछले जो आर्मी चीफ हैं उन पर कि वो डबल गेम करते रहे, यानी मुझे कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे। अभी अगर असम्बलियाँ तोड़ने की बात आती है और परवेज़ इलाही साहब मुकर जाते हैं तो फिर क्या इन पर भी इल्ज़ाम लगाएंगे डबल गेम का? देखें, डबल गेम का इल्ज़ाम तो नहीं है, सबको पता है कि इमरान खान को लाने वाले और नवाज शरीफ को लाने वाले कौन बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हमारी आर्मी है ना, तो उन्होंने जो कहना वो करना पड़ता है। जनरल बाजवा के साथ भी तो ठीक थे ना ये पहले, तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तब जनरल बाजवा साहब बुरे हो गए। मतलब ये है कि जब तक हम साथ हैं तब तक तो अच्छे हैं, जब तक नहीं है तब नहीं अच्छे। तो परवेज़ इलाही साहब जब अगर असम्बलियाँ नहीं तोड़ते वापस डाकू बन जाएंगे पंजाब के सबसे बड़े? बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल। शेख रशीद साहब PTI में आगे तो वो अच्छे हैं, अगर किसी और पार्टी के साथ हो तो चोर हैं। जिस तरह आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में क्या परवेज़ इलाही साहब की मर्जी चलेगी और असम्बलियाँ 4 माह तक मजीद निकालेंगी, या कि इमरान खान साहब जिस तरह से कह रहे थे कि 20 तारीख तक असम्बलियाँ टूट जाएंगी, क्या ऐसा मुमकिन है? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV।